नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत अपने एफसीए परिवार के केमिस्ट्री कोर्स में। आज का जो अपना टॉपिक है वो है मोल कंसेप्ट। आज हम बात करेंगे मोल कंसेप्ट पे। पिछले 3-4 दिनों से मैं काफ़ी बिजी था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं क्लास को रेगुलर नहीं ले पाया। मेरा छोटा भाई यूके में, लंदन में पढ़ाई करने के लिए गया है, तो उसके जो डॉक्यूमेंटेशन का काम और उसको एयरपोर्ट पे छोड़ के आना, इसलिए मैं 3-4 दिन से काफ़ी बिजी था, तो इसलिए रेगुलर अपने क्लास नहीं ले पाए। अब मैं ये कोशिश करूँगा कि आपकी क्लासेज रेगुलर हो। अब मैं बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ, तो आज अपना जो टॉपिक मोल कंसेप्ट है इसको 2 या 3 क्लास में फिनिश करेंगे, उसके बाद नया टॉपिक उठाएंगे और धीरे धीरे ऐसे। मैंने आपको 10 मई से पहले का कोर्स का बोला, 10 मई से पहले का आप मेरे पे यकीन रखना। 10 मई क्या, मैं ये चाहूँगा कि अप्रैल लास्ट तक आपका कोर्स कंप्लीट हो, उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, तभी आपके फ़ायदा होगा। इसलिए मैं ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करूँगा। अप्रैल लास्ट या 10 मई तक अपना हाइएस्ट 10 मई तक अपने कोर्स को फिनिश कर देंगे। इसलिए प्लीज़ जो भी आपके मन में डाउट आ रहे हैं कि सर कोर्स कब कंप्लीट होगा, वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 10 मई के बाद अपने एक भी क्लासेज नहीं होगी। 10 मई से पहले पहले कंप्लीट अपना जो सेकंड ग्रेड का कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करेंगे मोल कंसेप्ट की। क्या होता है भाई मोल? सबसे बेसिक यूनिट है जो, वो है मोल कंसेप्ट वाली, बिल्कुल बेसिक यूनिट है। ठीक है, मोल क्या होते हैं? हर एक फिजिकल केमिस्ट्री में हर एक चैप्टर में मोल काम आता है, इसलिए मोल को समझना बहुत जरूरी है। मोल समझने से पहले कुछ एक यूनिट होती है, उन यूनिटों के बारे में हमें पता होनी चाहिए, यूनिट के कन्वर्जन के बारे में पता होनी चाहिए। तो अब बात करेंगे यूनिट के कन्वर्जन के बारे में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको परमानेंट आपकी मेमोरी में फिट होनी चाहिए। जैसे मैं आप बात करता हूं, 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर बोलो या डीएम बोलो। डेसीमीटर को क्या बोलते हैं शॉर्ट में? डीएम। ये किसके बराबर होता है? 10⁻⁻1 मीटर। ये आपको पता होना चाहिए कि 1 डेसीमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻⁻1 मीटर। उसके बाद 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? 10 की पावर, या फिर इसको पूरा लिखो आप, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर यानी सीएम। सीएम बराबर क्या होगा? 10⁻⁻2 मीटर। 1 डेसीमीटर आपको पता होना चाहिए मीटर के अंदर 10⁻⁻1 होता है। 1 सेंटीमीटर आपको पता होना चाहिए 10⁻⁻2 मीटर होता है। फिर आता है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को लिखते हैं mm। ये किसके बराबर आएगा? ये आएगा 10⁻³ मीटर के बराबर। फिर आता है 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर आएगा? 10⁻⁻6 मीटर के बराबर आएगा। फिर 1 नैनोमीटर, सॉरी नैनो, ने नो 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर किसके बराबर आएगा? 10⁻⁻9 मीटर के बराबर आएगा। ठीक है, फिर आता है 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर। पिकोमीटर किसके बराबर आएगा? 10⁻12 मीटर के बराबर आएगा। फिर आता है 1 फर्मीमीटर, फर्मीमीटर, एफएम। ये किसके बराबर आएगा? 10⁻15 मीटर के बराबर आएगा। ठीक है, उसके बाद 1 डेकामीटर, डेकामीटर वो आता है डेसीमीटर। देखो ऊपर वाला है वो है डेसीमीटर, ये वाला है डेसीमीटर, और ये वाला है डेकामीटर। ये क्या है? डेकामीटर। इसको किसी रिप्रेजेंट करते हैं डीएम से, डेकामीटर। ये आएगा 10⁻1 मीटर के बराबर, यानी 10 मीटर के बराबर। ठीक है, फिर 1 हेक्टामीटर, 1 हेक्टामीटर, हेक्टामीटर को लिखते हैं एचएम से। ये आएगा 10⁻2 मीटर के बराबर। फिर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ये आएगा 10⁻3 मीटर के बराबर। फिर 1 मेगामीटर, 1 मेगामीटर, 1 मेगामीटर, मेगामीटर, ये आएगा 10⁻6 मीटर के बराबर। देखो यहाँ पे देखो 10⁻⁻6 को क्या बोलते हैं? माइक्रोमीटर, और इसको क्या बोलते हैं? मेगामीटर। फर्क समझ में आ रहा है? माइक्रो छोटा होता है इसलिए 10⁻⁻6, मेगा बड़ा होता है इसलिए 10⁻6 है। फिर 1 गीगामीटर, 1 गीगामीटर,
गीगामीटर होता है वो होता है 10⁹ के बराबर, 10⁹ मीटर के बराबर। फिर आता है एक टेरामीटर, एक टेरामीटर, और ये आता है 10⁻12 के मीटर के बराबर। और फिर लास्ट में आप लिखना चाहो तो एक पेंटामीटर भी लिख लो, एक पेंटामीटर, पेंटामीटर। एक पेंटामीटर किसके बराबर आता है भाई? ये किसके बराबर आता है? 10⁻15 मीटर के बराबर। ये 3-4 चीजें आपको याद होनी चाहिए। इनको देखते हो वापस देखो एक बार कैसे याद करें। डेसीमीटर क्या होता है? 10⁻−1 मीटर। सेंटीमीटर 10⁻−2 मीटर। मिलीमीटर 10⁻−3 मीटर। माइक्रोमीटर 10⁻−6 मीटर। नैनोमीटर बहुत बार यूज होता है, 10⁻−9 मीटर। एक एमस्ट्रॉन्ग बराबर भी होता है ना 10⁻10 मीटर के, ठीक है। उसके बाद देखो पिकोमीटर 10⁻−12 मीटर। एक फर्मीमीटर 10⁻−15 मीटर। आपको ये पूछ सकता है कि नाभिक नाभिक की त्रिज्या, हम लिखते हैं नाभिक की त्रिज्या किसके बराबर होती है भी? फर्मीमीटर के बराबर होती है। एक फर्मीमीटर के बराबर, ये एग्जैक्ट एक फर्मीमीटर नहीं होती लेकिन उसकी यूनिट होती है वो फर्मीमीटर आती है। कहने का मतलब होते हैं 10⁻−15 के इक्वल, लगभग इक्वल, ऐसे एग्जैक्ट नहीं कह सकते, इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेट 10⁻−15 मीटर यानी एक फर्मीमीटर। आगे बात समझिए, ये नाभिक की त्रिज्या। तो आपको सीधे सीधे ऑप्शन में देगा फर्मीमीटर, ऐसे पिकोमीटर, फर्मीमीटर या फिर माइक्रोमीटर, मिलीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि 10⁻−15 को क्या बोलते हैं? फर्मीमीटर बोलते हैं, ठीक है। फिर डेकामीटर, डेका वो डेसी है, डेसी छोटा होता है, डेका बड़ा होता है, तो यानी 10⁻1 होगा। फिर हेक्टामीटर 10⁻2 होता है। देखो 10⁻−2 को क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या बोलते हैं? हेक्टामीटर। फिर किलोमीटर सबको पता है 10⁻3, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। फिर एक मेगा, मेगा का मतलब होता है 10⁻6। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻−6। मेगा का मतलब होता है 10⁻6। फिर गीगामीटर, गीगामीटर का हो गया 10⁻9 मीटर। देखो 10⁻−9 को नैनो बोलते हैं, लेकिन गीगा किसको बोलेंगे? 10⁻+9 को, यानी 1 गीगामीटर बराबर होगा 10⁻9 मीटर। फिर टेरामीटर 10⁻12 मीटर को बोलते हैं। फिर पेंटामीटर 10⁻15 को बोलते हैं। ये आपको परमानेंट आपकी मेमोरी में फिट होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी अपनी जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें हर जगह काम आएगा। जरूरी नहीं ये मोल में आएगा, हर जगह आपके काम में आएगा, इसलिए ये मेमोरी में फिट कर लो, ठीक है। ये आज की जो क्लास है वो बहुत ही बेसिक क्लास है, ठीक है। तो ये हर जगह आपके काम आएगा। फिर देखो 1 लीटर, 1 लीटर बराबर होता है 1 लीटर यानी लीटर एल बराबर क्या होता है? 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। बराबर क्या होगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। बराबर क्या होगा? 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर होगा। देखो सर ये कैसे कन्वर्जन हुआ, एक बार इसको समझा देता हूं मैं। ये आपको परमानेंट याद रखना है। 1 लीटर बराबर क्या होगा? 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। अब मुझे ये पता है 1 डेसीमीटर बराबर क्या होगा? 10⁻1 मीटर होता है। तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा? 10⁻1 रखूंगा, ठीक है। 10⁻1 मीटर क्यूब आ जाएगा। ये इसकी भी क्यूब, देखो 1 डेसीमीटर की जगह मैं क्या रखूंगा? 1 डेसीमीटर की जगह 10⁻1 मीटर की होल क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा? 10⁻³ मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये पता है चूंकि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? 10⁻2 मीटर आएगा, ठीक है। तो देखो 1 मीटर बराबर क्या आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा? मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख दूंगा। तो 10⁻³ इंटू 10⁻2 ऐसे लिख सकते हो, 10⁻2 सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 10⁻³ है, ये 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा? 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर आ रहा है? ये रहा 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 10⁻³ मीटर क्यूब, ऐसे, ठीक है। तो ये आपको परमानेंट फिट होना चाहिए। 1 लीटर बराबर क्या होगा? 1 डेसीमीटर क्यूब। ये परमानेंट याद होना चाहिए। ये अपने थर्मोडायनेमिक्स में भी काम आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो कंडक्टेंस है उसमें भी काम आएगा। इसके अलावा हर एक चैप्टर, सॉल्यूशन का चैप्टर है उसमें भी काम आएगा। तो आपको ये परमानेंट मेमोरी में फिट होना चाहिए। 1 लीटर बराबर क्या होगा? 1 डेसीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। ये मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया। फिर आप यूनिट कन्वर्जन कर सकते हो आसानी से इसको, 1 डेसीमीटर को। ये यदि आपको याद है 1 डेसीमीटर बराबर 10⁻1 मीटर। देखो 1 डेसीमीटर बराबर हो गया 10⁻1 मीटर। इसको आप 1 मीटर बराबर लिख सकते हो 10 डेसीमीटर। इसी प्रकार 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? देखो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? 10⁻2 मीटर। 1 मीटर बराबर ऐसे लिख सकते हो 100 सेंटीमीटर। अब इन दोनों में डेसीमीटर और सेंटीमीटर में आप आपस में रिलेशन निकालो। तो डेसीमीटर
देखो इन दोनों को मैं करूं डेसीमीटर बट्टा सेंटीमीटर, 1/2 करें 10⁻⁻1/10⁻², यानी ये हो गया 10 मीटर। तो 1 डेसीमीटर बराबर क्या आएगा, 10 सेंटीमीटर। ये लो 3 कन्वर्जन अपने को ऐसे कर सकते हो। यदि आपको ये याद है तो आप ऐसे कन्वर्जन निकाल सकते हो। 1 मीटर बराबर क्या होगा, 10 डेसीमीटर। 1 मीटर बराबर क्या होगा, 100 सेंटीमीटर। और 1 डेसीमीटर बराबर क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे सीधे सीधे लगा सकते हो, 1 डेसीमीटर की जगह क्या लगा सकते हो, 10 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से 1 डेसीमीटर की जगह क्या लगा सकते हो, 10 सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको हमेशा रिलेशन याद होने चाहिए, ये पूरा रिलेशन आपके याद होना चाहिए, और याद के साथ साथ आपको समझ में भी आना चाहिए कि कैसे मैंने निकाला है। ठीक, आगे देखो, उसके बाद देखो। ठीक है उसके बाद देखो, आपको यदि एक बोल दिया जाए कि एक एएमयू की वैल्यू क्या होती है, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम में। ग्राम में क्या आएगी, एक एएमयू की वैल्यू आपको यदि ग्राम में निकालनी चाहिए तो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम हो गए। ये भी आपके याद होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपके कंठस्थ होना चाहिए। फिर आयतन की टर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, आयतन की टर्म अपने काम में आएगी। तो देखो आयतन वाली टर्म, 1 लीटर बराबर क्या होगा सर, 1 लीटर बराबर होगा 1 डेसीमीटर क्यूब, बराबर क्या होगा सर, 10⁻³ मीटर क्यूब, बराबर क्या होगा सर, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 10⁻³ ml। ठीक है, और 1 ml बराबर क्या होता है, 1 ml बराबर 1 लीटर। यहाँ से एक और नोट लगाओ, 1 ml बराबर क्या होगा भाई, 1 ml बराबर 1 ml बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 cc। कई बार आपको cc लिखा हुआ आता है क्वेश्चन में, देखा होगा आपने। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा दो कि 1 ml बराबर क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 1 cc के बराबर होता है। 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 cc के बराबर होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। देखो ये रहा ml, इस ml की जगह मैं क्या लगा सकता हूं, इसकी जगह मैं cc लगा सकता हूं। तो बिल्कुल ये क्या आ जाएगा, 10⁻³ cc या सेंटीमीटर क्यूब। cc को ही सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो cc आ गया। आगे की बात समझ में क्या, बिल्कुल सर। ये आपके, क्योंकि हमारे पता है कि मोल निकालने के लिए हमें आयतन देगा वो। आयतन आपको डेसीमीटर में भी दे सकता है, सेंटीमीटर में भी दे सकता है, सीसी में भी दे सकता है। इसलिए ये आपको यूनिट कन्वर्जन आनी चाहिए, ये दिमाग में फिट होनी चाहिए, तभी आप क्या निकाल सकते हो, मोल निकाल सकते हो। ठीक है, फिर देखो आगे, फिर क्या होगा, एक कैलोरी ये अपने थर्मोडायनेमिक्स में काम आता है। 1 कैलोरी बराबर क्या लिखते हैं, 1.84 जूल, या इसको लगभग लगभग अपन 4.2 जूल भी लिखते हैं। ठीक है, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल भी लिखते हैं। फिर देखो 1 जूल बराबर क्या लिखते हैं, ये लो भाई 1 जूल। 1 जूल की वैल्यू किसके बराबर होती है भाई, 1 जूल की वैल्यू होती है 10⁻7 अर्ग के बराबर, 10⁻7 अर्ग के बराबर। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 1 लीटर एटीएम। आप फिजिक्स में जब थर्मोडायनेमिक्स में जो पोर्शन पढ़ोगे, जो वर्क वाला पोर्शन है वो लीटर एटीएम में आता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। 1 लीटर एटीएम बराबर क्या होगा, 101.3 जूल। किसके बराबर होगा भाई, ये 101.3 जूल के बराबर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अपन जो पूरी एटॉमिक स्ट्रक्चर उसमें लिखते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये सारे आपको यूनिट कन्वर्जन आने चाहिए। देखो कितनी इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन है। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। बिल्कुल सर, अब समझ में आ गया। जूल को जे से लिख सकते हैं। 1 जूल यानी जे बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। ठीक है, 1 जूल बराबर क्या होता है, बराबर 10⁻7 अर्ग। फिर 1 लीटर एटीएम बराबर क्या होगा, 101.3 जूल। कितनी अच्छी बात है, 101.3 जूल। यदि आपको सीधा लीटर एटीएम है तो इसको आप सीधा इसका क्या कर सकते हो, डायरेक्ट जूल में कन्वर्ट कर सकते हो 101.3 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आपके पास दिया हुआ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और आपको बोल दिया जाए इसको जूल में कन्वर्ट करो, तो देखो 10 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये देखो ये हो गया जूल में कन्वर्ट। मेरे हिसाब से आपको आपके समझ में आ गया कि कैसे जूल में कन्वर्ट करते हैं।
ठीक है। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखो भाई, आगे देखो और लिखते जाओ। एक एटीएम, एक वायुमंडल, वायुमंडलीय दाब को क्या लिखते हैं, एटीएम। एक एटीएम किसके बराबर होता है, 760 टोर के बराबर होता है, 760 टोर के बराबर होता है, या फिर 760 mm ऑफ एच जी के बराबर होता है, mm ऑफ एच जी के बराबर होता है, या फिर एक mm, मुझे पता है 1 मिलीमीटर, अब मैंने आगे आप यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मिलीमीटर बराबर देखो 10⁻³ मीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर पर 10⁻² होता है। जब इसको सोल्व करेंगे तो 10 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ठीक है, एच जी। एक वायुमंडल, एक एटीएम आपको पूछ सकता है 760 टोर के बराबर होगा, या 760 mm ऑफ एच जी के बराबर होगा, या 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी के बराबर होगा। इसके अलावा एक एटीएम, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, एक एटीएम बराबर क्या होता है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, 5 पास्कल के बराबर होता है। ये भी बात आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। डब्बे में इसको बंद कर लो भाई, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप आज लिख लिया फिर भूल गए। एक एटीएम बराबर क्या होगा, 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर। किसके बराबर भाई, 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। क्योंकि पूरी फिजिक्स में आपको एटीएम पास्कल आप खेलते रहोगे, और जब तक आपको ये यूनिट नहीं आएगी पूरी फिजिक्स आपके लिए नहीं समझ में आएगी। फिजिक्स के साथ में आपको केमिस्ट्री में भी, फिजिकल केमिस्ट्री में ये एटीएम पास्कल चलता रहता है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। फिर देखो, एक पास्कल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पास्कल जगह आप न्यूटन मीटर स्क्वायर भी लगा सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लगा सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया। फिर जो लास्ट चीज है, देखो लास्ट चीज क्या है, डिग्री सेंटीमीटर को टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है। तो देखो केल्विन बराबर क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड में जो भी टेम्परेचर अपना +273। केल्विन में यदि आपको वैल्यू निकालना है तो डिग्री सेंटीग्रेड में जो भी आपको टेम्परेचर वैल्यू है +273 आ जाएगा। ठीक है, या फिर एक और जो फेरेट से आता है, देखो 5/9 डिग्री फेरेट में जो भी आपको टेम्परेचर दिया हुआ है -32 बराबर क्या आ जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर आ जाएगा। ये भी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या होगा, 5/9 डिग्री फेरेट -32। इसी के साथ अपनी जो बेसिक यूनिट कन्वर्जन वाली सिस्टम है, जो बेसिक यूनिट कन्वर्जन है वो हम सीख चुके हैं कि कैसे आपको डेसीमीटर दिया हुआ हो, कैसे मीटर, माइक्रोमीटर, फर्मीमीटर, डेकामीटर, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली। इसके बाद देखो लीटर वाली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि अपने फिजिक्स में बात करें, नहीं सॉरी केमिस्ट्री में बात करें तो लीटर वाली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यदि फिजिक्स में बात करें तो एटीएम वाली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। एक एएमयू की वैल्यू आपको परमानेंट याद होनी चाहिए, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम में आती है। फिर 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब, 10⁻³ मीटर क्यूब, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, 10⁻³ ml, और 1 ml बराबर होता है 1 cc या 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। फिर 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर, 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर, 1 लीटर बराबर 101.3 जूल, बेहद इंपॉर्टेंट है, 1 लीटर एटीएम बराबर 101.3 जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के बराबर। फिर एटीएम बराबर क्या होता है, 760 टोर या 760 mm ऑफ एच जी, या 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। एक एटीएम बराबर 1.01325 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, फिर सेंटीग्रेड को, टेम्परेचर को केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड +273। यहाँ के बाद अपन बात करेंगे अब बेसिक जो मोल कंसेप्ट है कि परमाणु भार क्या होता है, अणु भार क्या होता है। देखो भाई, परमाणु भार होता है ना, जो परमाणु भार वो हम क्या किससे निकालते हैं, कार्बन 12 से निकालते हैं। कार्बन 12 का जो भी भार है उस भार का 1/12वां भाग कार्बन 12, एक परमाणु का भार क्या होता है ना, जो कार्बन 12 के 1/12 के कितना गुना इससे भारी है, यानी कार्बन 12 के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है, वो उसी परमाणु का क्या होगा, परमाणु भार होगा।
समझ गए। जैसे कार्बन 12 के 1/12 का मैं मान लेता हूं, इसकी वैल्यू आपकी आ गई। इससे यदि 100 गुना कोई भारी है, इससे 100 गुना भारी है, इसका मतलब वो क्या होगा, 100 क्या होगा, उसका परमाणु भार होगा। आगे बात समझ में। ठीक, अपने को ये नहीं समझना, अपने को सीधा एएमयू से लेके चलना है कि एक परमाणु भार की यूनिट होती है वो एक एएमयू के बराबर होती है। और एक एएमयू की वैल्यू मैंने आपको पढ़ा ही चुका हूं, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम के बराबर आती है। ठीक है, तो सीधा सीधा आपको एएमयू में निकालना होगा। किसी भी एटम का, किसी भी परमाणु का भार एएमयू में निकालते हैं। एएमयू को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आपको परमानेंट याद होना चाहिए मेमोरी में। ठीक है, यदि आपको सिंपलेस्ट जो फॉर्म है परमाणु क्या होता है तो उसके परमाणु भार क्या होता है, उसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि कार्बन 12 का 1/12वां भाग से कितना गुना परमाणु भारी है, वही उस परमाणु का क्या होता है, परमाणु भार होता है। तो कार्बन 12 का भार, इसका भी 1/12, क्योंकि कार्बन 12 का हमें पता है मोलिकुलर वेट कितना होता है इसका 12, तो इसको 1/12 करेंगे तो इसका भार कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका भार कितना आएगा, 1। अब इस 1 से कितना गुना भारी है, जैसे ये इस 1 से 25 गुना भारी है, इसका मतलब वो 25 क्या है, इसका परमाणु भार है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं। तो देखो इसको लिखो परमाणु भार, परमाणु भार, एटॉमिक, एटॉमिक वेट भी बोलते हैं, एटॉमिक मास भी बोलते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास। वही सेम चीज लिखेंगे किसी तत्व का, किसी तत्व यानी एलिमेंट का, एलिमेंट का परमाणु भार, परमाणु भार वह संख्या है, परमाणु भार वह संख्या है जो जो ये बताती है, जो ये बताती है कि उस तत्व के, ये बताती है कि उस तत्व के एक परमाणु, एक परमाणु का भार कार्बन 12 के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है, से कितना गुना भारी है। आगे बात समझ में, कि किसी भी परमाणु का यदि आपको परमाणु भार निकालना है तो आपको ये चेक करना है कि कार्बन 12 के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। ठीक है, तो परमाणु भार की इकाई, परमाणु भार की इकाई, इसकी इकाई होती है वो क्या होती है, एएमयू में होती है, एएमयू में होती है। ठीक है, एक एएमयू, एक एएमयू बराबर क्या आएगा भाई, कार्बन 12 के परमाणु का द्रव्यमान, का द्रव्यमान इंटू 1/12, यही तो एक एमयू के बराबर आएगी। कार्बन 12 के 1/12 भाग से कितना गुना भारी, इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 1 के बराबर आनी चाहिए। मैंने आपको बताया ना 1 के बराबर, यानी 1 किसके, इसकी यूनिट क्या होगी, एमयू होगी, तो 1 एमयू आएगी। ठीक है, 1 एमयू किसके बराबर आएगा, 1/12 इंटू कार्बन 12 के परमाणु का द्रव्यमान। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया। फिर एक एएमयू, एक एएमयू बराबर क्या होता है, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये परमानेंट याद होना चाहिए, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, ये एएमयू की यूनिट आ गई। आगे बात समझ में, देखो भाई एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब इसको सर हम तो जनरली, आपको मैं ये बोलूंगा ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना, आप 16 ग्राम बताओगे मुझे, बताओ भी आप ग्राम में बताते हो, जनरली हम ग्राम में लिखते हैं इसको। तो देखो ग्राम में यदि लिखोगे तो इसको क्या लिखेंगे, तो देखो इसको लिखते हैं, यदि एएमयू को आप लिखो यहां पे, यदि एएमयू को ग्राम में व्यक्त किया जाए, में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है
ग्राम में व्यक्त किया जाता है, तब इसे क्या बोलेंगे भाई? ग्राम परमाणु भार बोलते हैं। ग्राम परमाणु भार। ग्राम परमाणु भार का मतलब हो गया ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। आगे बात समझ में। यदि एक एएमयू आपको यदि बोल दिया जाए, एएमयू में आपको नहीं चाके, यदि किसी परमाणु का द्रव्यमान या परमाणु का भार आपको ग्राम में चाहिए, तो उस यूनिट को क्या बोलोगे आप? सर उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे, ठीक है। देखो एग्जांपल मैं आपको ले लेता हूं। देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 एएमयू के बराबर होता है। आई बात समझ में। तो इस एएमयू को यदि आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम में। तो इस जो ये वाली ग्राम यूनिट है, इसको क्या बोलते हैं? जीएएम बोलेंगे। आगे बात समझ में। इसको क्या बोलेंगे? जीएएम। तो ऐसे भी लिख सकता हूं कि एक हाइड्रोजन 1 ग्राम, ऐसे लिखो आप, 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु है, वो किसके बराबर आएगा? 1 जीएएम के बराबर आएगा। इसी प्रकार एक एग्जांपल और देखो, हीलियम है। हीलियम का परमाणु भार कितना होता है? 4 एएमयू के बराबर होगा। हम लिखते हैं 2He4। तो ये 4 किसको बताएगा? परमाणु भार को बताएगा। तो ये परमाणु भार की यूनिट क्या होगी? एएमयू में होगी। देखो यहाँ पे 2He4 और ये 4 की यूनिट क्या है? एएमयू है। इसको ग्राम में लिखो भाई। इसको ग्राम में सर कैसे लिखेंगे? तो इसको ग्राम में लिखेंगे 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आगे बात समझ में। तो इसको हम पूरी को क्या लिखेंगे? ऐसे भी लिख सकते हैं 4 ग्राम, 4 ग्राम He का मतलब हो गया 4 GAM। 4 ग्राम हीलियम, इसका मतलब 4 ग्राम एटॉमिक मास है उसका। आगे बात समझ में। अब देखो कुछ परमाणु ऐसे हैं जिनके एटॉमिक मास अपने को याद रखने हैं। तो मैं लिख लेता हूं कि कौन कौन से एलिमेंट के परमाणु भार अपने को याद रखने हैं। तो एक तरफ लिखते हैं अपना एलिमेंट तत्व, दूसरी तरफ इसका क्या लिखते हैं? परमाणु भार, एटॉमिक मास, परमाणु भार। ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन का कितना होगा? 1। ऑक्सीजन का कितना है? 16। ठीक है। हीलियम का, या पहले हीलियम लिख लो आप। हाइड्रोजन के बाद में हीलियम का कितना? 4। ठीक है। फिर कार्बन का कितना? 12। फिर नाइट्रोजन का कितना? 14। फिर ऑक्सीजन का कितना? 16। फिर सोडियम का कितना? 23। फिर मैग्नीशियम का कितना? 24। ठीक है। इसके अलावा एल्यूमिनियम का कितना? 27। फिर फॉस्फोरस का कितना? 31। कैल्शियम का कितना? 40। ठीक है। इसके अलावा कॉपर का कितना? 63.5। फिर फेरस का कितना? 56। फिर क्लोरीन का कितना? 35.5। आयोडीन का कितना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 127। ठीक है। ब्रोमीन का 80। सल्फर का 32। जनरली इसी में सारे कवर हो जाएंगे। हाइड्रोजन का 1, He का कितना? 4, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, फॉस्फोरस 31, कैल्शियम 40, कॉपर 63.5, फेरस 56, क्लोरीन 35.5, आयोडीन 127, ब्रोमीन 80 और सल्फर 32। ये सारे अपने को याद रखने हैं। ठीक है। देखो फिर आप देखो इस यूनिट को लिखो आप। जीएएम को अपने समझाते हैं आपको क्या होती है भाई जीएएम। लिखो इसको, यहां पे लिखो ग्राम परमाणुीय द्रव्यमान। ग्राम परमाणु द्रव्यमान। ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, या इसका दूसरा नाम क्या है? मास ऑफ 1 ग्राम एटम। 1 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान, 1 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान।
या फिर इसको क्या लिखेंगे, एक मास ऑफ 1 ग्राम एटम। देखो भाई, मैंने आपको बता ही दिया कि एक एम्यू का होता है, एम यूनिट होगी, उसको 1.67 इंटू 10⁻24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम में आंसर आ जाएगा। ये बात सही है। लेकिन 1 ग्राम परमाणु का मतलब क्या होता है, पहले आप इसका मतलब समझो। 1 ग्राम परमाणु, 1 ग्राम परमाणु का मतलब होता है 1 मोल परमाणु। 1 मोल परमाणु, कभी भी आपको ग्राम परमाणु लिखा हुआ मिल जाए तो उसको बोलते हैं 1 मोल। ग्राम परमाणु क्या बोलते हैं, 1 मोल। और मुझे पता है 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, Na परमाणु। तो 1 ग्राम परमाणु, 1 ग्राम परमाणु का मतलब क्या हो गया, 1 ग्राम परमाणु बराबर होता है Na परमाणुओं का द्रव्यमान। Na परमाणुओं का द्रव्यमान। 1 ग्राम परमाणु को लिख सकते हैं Na परमाणु का द्रव्यमान। Na का मतलब हो गया 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, ये रहा सर, एक परमाणु का द्रव्यमान ये रहा 1.67, क्या होगा 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये किस में आ जाएगा, 1 ग्राम में आ जाएगा। तो 1 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान क्या आ जाएगा, 1 ग्राम में आएगा। 1 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान 1 ग्राम में। अब यदि एक ऑक्सीजन, आपको बोल दिया जाए ऑक्सीजन की एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान, देखो ऑक्सीजन का कितना होता है द्रव्यमान, 16 AMU होता है। क्या ये बात सही है क्या, 16 AMU। 16 को आप इसमें क्या करोगे, 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम में आएगा। क्या ये 1 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान होता है, क्या नहीं होगा। जब इसको Na से आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये किसकी वैल्यू बन जाएगी, ऑक्सीजन के Na परमाणु का द्रव्यमान, और इसकी वैल्यू आप करोगे तो 16 ग्राम के बराबर। आप यानी ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना आएगा, 16 ग्राम में आएगा। सीधा सीधा जो AMU है वो हटके वापस उसकी जगह ग्राम लग जाएगा। कहने का मतलब यही है कि ऑक्सीजन, आपको ये बोल दिया जाए कि ऑक्सीजन है, इसका एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान किसके बराबर आएगा, 16 AMU के बराबर आएगा। ठीक है, 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम के बराबर आएगा। ये बात सही है क्या, बिल्कुल सही है। आपको बोल दिया जाए Na परमाणु का द्रव्यमान, ऑक्सीजन के Na परमाणु का द्रव्यमान, तो Na परमाणु से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ग्राम में ही आ जाएगा। Na परमाणु जहां भी दिखे तो वापस 16 आ जाएगा। एक परमाणु दिख जाए तो ये वाली वैल्यू आएगी, एक परमाणु दिखे तो ये वैल्यू। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो कि Na परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 16 ग्राम होता है। एक का कितना होगा, तो 16/Na, इसकी भी वैल्यू वही आएगी सेम। आगे बात समझ में, एक बार दोबारा देखो, एक बार दोबारा देखो। दोबारा देखो, ऑक्सीजन है इसमें आपको दो स्टेटमेंट लिख सकता है। एक तो 1 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान, एक तो ये स्टेटमेंट मिलेगा आपको, एक Na, या फिर ऐसे लिखेगा Na परमाणु का, Na परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, ये ऑक्सीजन 816 हो गया। यदि 1 ग्राम में बोल दिया जाए, 1 ग्राम परमाणु का मतलब हो गया सर, 1 ग्राम परमाणु बराबर 1 AMU। AMU का मतलब 16 AMU, और AMU को मैं कन्वर्ट करूंगा ग्राम में तो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो 1 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान हो गया ये वाली वैल्यू। फिर देखो Na परमाणु का पूछ लिया जाए, Na परमाणु का मतलब हो गया 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, ये ग्राम में आएगा। ये Na परमाणु है, और इसको जब सोल्व करेंगे तो ये 16 ही आ जाएगा, 16 ग्राम में आ जाएगा। Na परमाणु का 16 ग्राम, 1 ग्राम का 16 इंटू ये ग्राम वाली वैल्यू आ जाएगी। 1 ग्राम बोल दिया जाए तो AMU को याद रखना है। Na परमाणु बोल दिया जाए तो सीधा सीधा ग्राम में आ जाएगा। 1 ग्राम तो AMU को फिर ग्राम में कन्वर्ट कर लो। Na परमाणु तो ग्राम, Na परमाणु तो ग्राम। देखो यहाँ पे 1 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान तो 16 AMU, और AMU को आप कन्वर्ट कर लो ग्राम में। फिर Na परमाणु को 16 ग्राम, दोनों डिफरेंस है। देखो यहाँ 16 AMU आएगा, यहाँ 16 ग्राम आएगा। तो AMU को कन्वर्ट करूंगा मैं फिर ग्राम में, 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम में आएगा। तो ये इसकी वैल्यू 7 में आएगी। लेकिन जब Na आएगा तो सीधा सीधा 16 ग्राम आएगा।
क्या ये बात समझ में आई क्या? बिल्कुल। तो अब इसको लिखो आप। सॉरी, देखो, लिखो क्या लिखते हैं इसमें। जब परमाणु द्रव्यमान, जब जब एटॉमिक मास को, जब एटॉमिक मास को ग्राम में व्यक्त किया जाता है, को ग्राम में व्यक्त किया जाता है, ग्राम में व्यक्त किया जाता है, तो उसे ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है। अब लिखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ग्राम परमाणु द्रव्यमान। ग्राम परमाणु द्रव्यमान का मान किसके बराबर होगा भाई? इसकी वैल्यू होगी 1 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान, 1 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान, 1 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान। फिर इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? 1 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान का मतलब क्या होगा भाई? 1 मोल, 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान, 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान। और मुझे ये पता है 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? Na परमाणु। तो Na परमाणुओं का द्रव्यमान, Na परमाणुओं का द्रव्यमान। और Na की वैल्यू क्या होती है? 6.023 इंटू 10⁻³ 23 परमाणुओं का द्रव्यमान। ये चारों वैल्यू आपको एक साथ याद रखनी है कि ग्राम परमाणु द्रव्यमान बोल दिया जाए तो उसको बोलते हैं 1 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है। फिर 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान, या फिर Na परमाणु का द्रव्यमान, या फिर Na की वैल्यू रख दो 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल आपको ये बोल दिया जाए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान। ठीक है। ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान निकालना को बोल दिया जाए तो आप क्या लिखोगे? ऑक्सीजन के 1 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान, ऑक्सीजन के 1 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान, या फिर ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान। देखो, ग्राम परमाणु को एक ग्राम परमाणु, ये रहा 1 ग्राम परमाणु, फिर 1 मोल लिखेंगे, बिल्कुल। फिर क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन के Na परमाणु का द्रव्यमान, ऑक्सीजन के Na परमाणु का द्रव्यमान। और जब इसकी वैल्यू सोल्व करेंगे तो देखो कैसे आएगा। 16, ऑक्सीजन का 1 ग्राम कितना होगा? 16 इंटू AMU, ठीक है, इंटू Na। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 16 ग्राम। मैंने आपको बता दिया ना, AMU इंटू Na की वैल्यू 1 के बराबर आएगी, तो ये आ जाएगा 16 ग्राम के बराबर। तो ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना आएगा? 16 आएगा। ठीक है। ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना आएगा? 16 आएगा। तो देखो एक क्वेश्चन करते हैं अपना, एक क्वेश्चन करो आप, एग्जाम्पल करोगे तभी आपकी लैंग्वेज समझ में आएगी। ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान है, ग्राम परमाणु भार है, ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु भार है। ऑप्शन 1 16 AMU, ऑप्शन बी 16 ग्राम, ऑप्शन सी 32 AMU, ऑप्शन डी 32 ग्राम। देखो भाई, एक तो आपको मैं बता देता हूं O2 नहीं लेके चलना। यदि आप O2 लेके चल रहे हो तो ये अणु हो गया। परमाणु की बात कर रहे हैं, मैंने आपको परमाणु एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया था कि परमाणु अलग होता है। परमाणु सबसे छोटी इकाई जिसको आगे नहीं तोड़ सकते। तो ये किससे मिलकर? ये 2 इंटू ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बना हुआ है। तो ऑक्सीजन का एक परमाणु की बात करेंगे तो ऑक्सीजन, अकेला ऑक्सीजन आएगा। यदि O2 आप लेके चल रहे हो तो ये अणु होगा। यदि आपको परमाणु पूछा हुआ है, देखो यहाँ पे ग्राम परमाणु पूछा हुआ है, तो आपको सिंगल ऑक्सीजन लेके चलनी है।
तो सिंगल ऑक्सीजन आ गया। अब परमाणु का भार ग्राम में अपने को पता करना है, तो एएमयू में तो आ ही नहीं सकता है। ये लो, कभी भी आपको आगे ग्राम लिख दिया जाए तो इसको एएमयू में तो आप कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। फिर देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमें पता कितना ग्राम होगा, 16 ग्राम होगा। 32 किसका होगा सर? 32 तो पॉसिबल नहीं, O2 का होना चाहिए। यदि आप O2 का लेके चलते, O2 का लेके चलते फिर 32 आता, तो ग्राम की जगह आपको अणु परमाणु भार पूछा होता, अणु का पूछा होता तो 32 आएगा। अभी हमें क्या पूछा हुआ है? परमाणु पूछा हुआ है, तो कितना आएगा? 16। तो हमेशा परमाणु का भार क्या आएगा? ग्राम में जब भी पूछ लिया जाए तो सीधा सीधा ऑक्सीजन का एमयू है, उसको एमयू को हटा के उसकी जगह ग्राम लगा दिया करो। ठीक है, अब आगे देखो, उसको हटा के क्या लगा दिया करो? ग्राम लगा दिया करो। आगे देखो, एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि एक एएमयू बराबर है, एक एएमयू बराबर है, एक ऑप्शन 1/12 ऑफ कार्बन 12, बी ऑप्शन 1/14 ऑफ ऑक्सीजन 16, सी ऑप्शन 1 ग्राम ऑफ H2, फिर डी ऑक्सीजन 1.66 इंटू 10⁻24 kg। बताओ भाई इसका आंसर। तो मैंने आपको ऊपर ही ऊपर बताया, एक एएमयू किसके बराबर होता है? 1/12 ऑफ कार्बन 12 के भार के बराबर। क्या एक एएमयू की वैल्यू कितनी होती है? 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम में होती है। यहां देखो किलोग्राम है, तो किलोग्राम में तो वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इनका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, एक एएमयू किसके बराबर होगा? 1/12 ऑफ कार्बन 12। ठीक है, यदि ये ग्राम में होता तो ऑप्शन डी भी सही होता, लेकिन ये किस में? केजी में है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही नहीं है। अब तो हमने क्या पढ़ा? ग्राम परमाणु। अब अपना हो सकता है ऐसे भी पूछ लिए जाए, ग्राम आणविक द्रव्यमान या ग्राम अणु द्रव्यमान। ठीक है, मोलिकुलर वेट भी पूछ सकता है, तो ये लिखो फिर आगे। ऐसे भी आपका बन सकता है क्या भाई? ग्राम आणविक द्रव्यमान या फिर 1 ग्राम अणु का द्रव्यमान। ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास या फिर मास ऑफ 1 ग्राम मोलिक्यूल, मास ऑफ 1 ग्राम मोलिक्यूल। अब देखो भाई आपको क्या दिया हुआ है? आणविक, आणविक का मतलब अणु, अणु का मतलब पूरे अणु का द्रव्यमान। जैसे O2 है, O2 में अब देखो O2 को आप समझो, यदि आपको परमाणु की बात करें और यदि आपको अणु की बात करें, परमाणु का मतलब सिंगल एटम, जिसको इसको सबसे छोटे से छोटे अणु में तोड़ना है, अणु को सबसे छोटे से छोटे परमाणु में तोड़ना है। जैसे O2 है तो सबसे छोटे से छोटे यानी ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, इसको क्या आगे तोड़ सकते हैं? क्या नहीं तोड़ सकते, यानी ये एक सिंगल ऑक्सीजन की बात कर रहा है। जबकि अणु का मतलब ये पूरे को बात कर रहा है, यानी O2 की बात कर रहा है। परमाणु का इस मतलब इसमें 16 ग्राम आएगा, और अणु का मतलब 16 इंटू ये 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई होके 32 ग्राम आएगा। आगे बात समझ में क्या? अणु का बोले तो पूरे अणु का, परमाणु का बोले तो सिंपलेस्ट परमाणु का, यानी जो अणु दिया हुआ है उसको वो किससे टूट के बना हुआ है, उसको हम अलग अलग परमाणु का द्रव्यमान निकालेंगे। जैसे देखो एग्जांपल देखो, H2SO4 है, H2SO4 में आपको अणु बोल दिया जाए, अणु का मतलब पूरे का आएगा, पूरे का आएगा इसमें। और यदि आपको पास H2SO4 में परमाणु का बोल दिया जाए, परमाणु का अलग अलग परमाणु का निकालेंगे। फिर हाइड्रोजन का परमाणु का अलग होगा, सल्फर के परमाणु का अलग होगा, ऑक्सीजन के परमाणु का अलग होगा, इसका अलग अलग होगा। इसका मतलब इसका परमाणु का यदि एक साथ नहीं पूछेगा, ये आपको पूछ सकता है कि H2SO4 में सल्फर परमाणु का द्रव्यमान है, तो आपको अलग से याद होना चाहिए 32 ग्राम। ठीक है, तो परमाणु के लिए अलग आपको निकालना पड़ेगा। परमाणु का मतलब होगा कि H2SO4 किससे मिलकर बना हुआ? 2 इंटू हाइड्रोजन परमाणु से, 2 हाइड्रोजन परमाणु के, 1 सल्फर परमाणु से, 4 ऑक्सीजन परमाणु से। ठीक है, इसलिए अलग अलग निकालना है। जबकि पूरे अणु का क्या होगा? H2SO को पूरे अणु का मतलब हो गया 2 हाइड्रोजन परमाणु का भार प्लस 1 सल्फर का प्लस 4 ऑक्सीजन, इनका मिला के जो भार आएगा वो क्या आएगा? अणु का भार आएगा। आगे बात समझ में क्या? बिल्कुल सर। तो अब अपने को निकालना है, इसमें क्या दिया हुआ है? आणविक द्रव्यमान, यानी पूरे अणु का निकालना है, पूरे अणु का निकालना है इसमें। तो देखो लिखो भाई, जब किसी पदार्थ के अणु का द्रव्यमान, अणु
के द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाए, को ग्राम में व्यक्त किया जाता है, तो उसे ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो सॉरी, उसे ग्राम अणु द्रव्यमान कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। आगे बात समझ में। देखो, ग्राम आणविक द्रव्यमान, ग्राम आणविक द्रव्यमान बराबर क्या होगा? 1 ग्राम अणु का द्रव्यमान। किसके बराबर होगा भाई? 1 ग्राम अणु का द्रव्यमान। वही सेम बात, 1 ग्राम का मतलब 1 मोल, 1 मोल अणु का द्रव्यमान, वही सेम निकालना अपने को। 1 मोल का मतलब Na परमाणु, तो Na अणु का द्रव्यमान। और Na द्रव्यमान को अब ऐसे भी लिख सकते हैं 6.23 इंटू 10⁻23 अणु का द्रव्यमान, अणु का द्रव्यमान। अब एग्जांपल देखो H2SO4 वाला, H2SO4 का ग्राम आणविक द्रव्यमान, का ग्राम आणविक द्रव्यमान। तो देखो, सीधा सीधा आपको यदि अणु का पूछ लिया जाए और ग्राम में पूछ लिया जाए तो H2SO4 का ग्राम में क्या आएगा? 2 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, प्लस सल्फर का कितना होता है? 32, प्लस ऑक्सीजन का क्या होगा? 4 इंटू 1 ऑक्सीजन कितना होता है? 16। इसको जोड़ोगे तो आप 98 ग्राम आएगा, 98 ग्राम आएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, सीधा H2SO4 का ग्राम आणविक द्रव्यमान पूछ दिया जाए तो इसको ग्राम में निकालना है, पूरे अणु का निकालना है, तो 98 ग्राम आ जाएगा। यही इसका आंसर आएगा। ठीक है, 98 ग्राम आ जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं? अणु भार। इसी को क्या बोलेंगे? मोलिकुलर वेट। तो इसको दूसरा एक नाम और होता है मोलिकुलर वेट। लिख लो भाई, मोलिकुलर वेट, अणु भार, मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर मास। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मोलिकुलर मास वाला तो आप लिखते रहते हैं, बार बार अपने मोलिकुलर मास निकालते रहते हैं। तो क्या होगा? किसी अणु में, सॉरी, किसी अणु में किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के भारों का योग, भारों का योग क्या कहलाता है? उस अणु का अणु भार कहलाता है, उस अणु का अणु भार कहलाता है। एग्जाम्पल देखो H2SO4। तो देखो H2SO4 में 2 हाइड्रोजन के आगे 2 इंटू 1 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16 बराबर क्या आएगा? 98 ग्राम। ठीक है, CaCO3। तो देखो, कैल्शियम का कितना होगा? 40, कार्बन का कितना होगा? 12, प्लस 3 इंटू 1 ऑक्सीजन का कितना है? 16। जब इसको जोड़ोगे तो आप आ जाएगा 100। तो इसका मोलिकुलर वेट कितना आएगा? 100 आएगा। इसी प्रकार HNO3, आपको इसका मोलिकुलर वेट निकालने को बोल दिया जाए तो 1 हाइड्रोजन का कितना? 1, नाइट्रोजन का कितना हो गया? 14, प्लस 3 इंटू 16 कितना आ जाएगा? 63। इसी प्रकार आपको C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला भाई? ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। इसका आपको मोलिकुलर वेट बोल दिया जाए कि कितना होगा? तो देखो 6 इंटू कार्बन का कितना? 12, हाइड्रोजन का 12 परमाणु है, 1 हाइड्रोजन का 1 होगा, प्लस 6 इंटू 1 ऑक्सीजन का कितना है? 16। जब आप इसको करोगे सोल्व तो 180 आएगा। तो आपको बोल दिया जाएगा ग्लूकोज का अणु भार है 180, ग्लूकोज का अणु भार है 180। आगे देखो, छोटी मोटी एक चीज और बच गई, एक होता है वास्तविक द्रव्यमान। वास्तविक द्रव्यमान, वास्तविक द्रव्यमान, एक्चुअल मास, एक्चुअल मास। देखो, आपको ये बोल दिया जाए ऑक्सीजन का कितना होगा द्रव्यमान? आप बोलोगे सर 32 AMU होगा। यदि आपको कुछ नहीं बोला जाए तो 32 AMU। आपको बोल दिया जाए ग्राम आणविक द्रव्यमान,
ग्राम आणविक, इसका मतलब क्या होगा, ग्राम में निकालना, यानी 32 ग्राम होगा। समझ गए आप? यानी आप जब तक कुछ नहीं बोलोगे तब आप 32 एएमयू ही लिखोगे। जब तक आपको ग्राम में नहीं बोला हुआ तब तक आप क्या लिखोगे, 32 एएमयू। और इस एएमयू को आपको ग्राम में कन्वर्ट करो तो 32 इंटू 10 की पावर, सॉरी 32 इंटू 1.67 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये क्या है, इसका एक्चुअल ग्राम में द्रव्यमान है, ये इसका वास्तविक द्रव्यमान है। तो ऑक्सीजन का वास्तविक द्रव्यमान कितना होगा, 32 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये इसका वास्तविक द्रव्यमान है। यदि ग्राम आणविक, यदि आपको ये पूरा बोल दिया जाए ग्राम आणविक द्रव्यमान, वो एक अलग बात है, वो 32 ग्राम है। लेकिन यदि कुछ नहीं बोला जाए तो आप सीधा एएमयू में लिखा करो। यदि ऑक्सीजन सीधा बोल दिया जाए ऑक्सीजन का द्रव्यमान है तो एएमयू में आप लिखोगे, और उसको यदि आपको ये बोल दिया जाए वास्तविक द्रव्यमान तो फिर उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया करो। ठीक है, तो देखो, सॉरी, किसी पदार्थ के, किसी पदार्थ के एक अणु का ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान, एक अणु का, देखो इसने लिखा है एक अणु का, एक ग्राम अणु का नहीं लिखा है, सिर्फ एक अणु का लिखा है। एक अणु का द्रव्यमान ग्राम में, उसका वास्तविक द्रव्यमान कहलाता है, वास्तविक द्रव्यमान कहलाता है। देखो एग्जांपल, O2, O2 का कितना होगा, 32 एएमयू होगा। यदि इसका एक्चुअल द्रव्यमान निकालना हो तो 32 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये किस में आएगा, ये इसका वास्तविक द्रव्यमान होगा। ये क्या होगा, इसका वास्तविक द्रव्यमान। इसी प्रकार आपको बोल दिया जाए H2O का वास्तविक द्रव्यमान बताओ भाई, H2O का वास्तविक द्रव्यमान बताओ। तो कैसे निकालोगे आप, H2O का वास्तविक द्रव्यमान सर 2 इंटू हाइड्रोजन का कितना होगा 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16, ये किस में आएगा, एएमयू में आएगा। यानी 18 एएमयू आ गया। और 18 एएमयू को आप कन्वर्ट करो 18 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, तो ये किसका आएगा, इसका एक्चुअल में, जो ग्राम में जो एक्चुअल द्रव्यमान है वो ये आएगा 18 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ठीक है, तो ये H2O का क्या आएगा, वास्तविक द्रव्यमान आएगा। आगे बात समझ में, तो वास्तविक द्रव्यमान ग्राम में आएगा, लेकिन वो एक अणु का होगा। एक अणु और एक ग्राम अणु में फर्क है। एक अणु का मतलब होगा इसका भार होता है एएमयू में, तो एक ग्राम अणु का मतलब होगा इसका भार किस में होगा, सीधा सीधा ग्राम में होगा। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन के का एक अणु, ऑक्सीजन का एक अणु का मतलब भार हो गया इसका 32 एएमयू, और ऑक्सीजन का एक ग्राम अणु, तो इसका मतलब ये हो गया 32 ग्राम। आगे बात समझ में, ऑक्सीजन का एक अणु मतलब 32 एएमयू, एक ग्राम अणु मतलब 32, तो जहां भी ग्राम जोड़ दिया जाए तो 32 ग्राम आ जाएगा, सीधा अणु बोल दिया जाए तो 32 एएमयू आएगा। मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गया कि एक अणु और एक ग्राम अणु में क्या डिफरेंस है। ग्राम जब भी जुड़ेगा सीधे सीधा ग्राम में आप कन्वर्ट कर लिया करो। एक अणु का मतलब 32 एएमयू, इसको ग्राम में फिर कन्वर्ट करोगे तो 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम से मल्टीप्लाई को करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, आगे देखो, एक होता है कि एटोमिसिटी, यानी परमाणुकता क्या होती है, परमाणुकता, तो इसको लिखो परमाणुकता, एटमोसिटी या एटमसिटी, एटमोसिटी, एटमोसिटी कुछ नहीं होती भी। जैसे H2 है, H2 कितने परमाणु से मिलकर बना हुआ है सर, 2 हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन, कितने परमाणु से मिलकर बना हुआ, 3, तो इसकी परमाणुकता कितनी होगी, 3 हो गई। H2SO4 है, जैसे कितने परमाणु से मिलकर बना, से 2 हाइड्रोजन के हो गए, एक सल्फर का हो गया, 4 ऑक्सीजन के हो गए, यानी टोटल कितनी हो गई, 5 2 7 से, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी हो गई, 7 हो गई। O2 की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। NH3 की कितनी हो जाएगी सर, 1 इसकी है, 3 इसकी है, यानी 4 हो जाएगी। आगे बात समझ में, बिल्कुल सर, कितने एटम से मिलकर कोई अणु बना हुआ है वही उसकी क्या होती है, परमाणुकता होती है। तो देखो, एक अणु में कुल परमाणु की संख्या, कुल परमाणुओं की, कुल परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है, उसकी परमाणुकता कहलाती है, परमाणुकता, परमाणुकता कहलाती है।
देखो H2 है, इसकी 2 परमाणुकता है, NH3 है, इसकी 4 परमाणुकता है। ठीक है, फिर H2SO4 है, इसकी 7 परमाणुकता है। इसी प्रकार H2 है, इसकी 3 परमाणुकता है। मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गया। H2SO4 है, इसको आप अलग अलग तोड़ो, 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस 1 सल्फर प्लस 4 ऑक्सीजन, इंटू लगाने की जगह आप सीधा 2 हाइड्रोजन लगा दो, 2 हाइड्रोजन, टोटल कितने परमाणु आ गए? 7 परमाणु। तो इसकी एटमोसिटी कितनी आ गई? 7 आ गई। इसी प्रकार H2O के निकालोगे तो 3 आ जाएगी। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया। तो देखो हमने क्या क्या निकाल लिया, एक बार स्टार्टिंग से देखो। हमने यहां से स्टार्ट किया, ये यूनिट वगैरह पढ़ी, उसके बाद परमाणु भार पढ़ा। परमाणु भार क्या होता है? एक AMU किसके बराबर होता है? कार्बन 12 के परमाणु का द्रव्यमान इंटू 1/12। फिर एक AMU को ग्राम में कन्वर्ट किया जाए तो क्या आएगा? 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। AMU को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? ग्राम परमाणु भार बोलते हैं। ठीक है, 1 ग्राम हाइड्रोजन बोल दिया जाए, देखो 1 ग्राम हाइड्रोजन, तो इसको मतलब सीधा सीधा क्या होगा? हाइड्रोजन का ग्राम आएगा, 1 ग्राम ही आएगा। He का परमाणु कितना होता है? 4 AMU होता है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है He का कितना होता है भाई? 4 AMU। यदि आपको सीधा सीधा He बोला जाए तो 4 AMU। 1 ग्राम He बोला जाए, 1 ग्राम, या फिर ग्राम परमाणु, या ऐसे बोला जाए ग्राम परमाणु द्रव्यमान। He का ग्राम परमाणु द्रव्यमान, तो वो क्या आ जाएगा? 4 ग्राम में आ जाएगा। He का ग्राम परमाणु द्रव्यमान 4 में आ जाएगा। सीधा सीधा आ जाए He का भार तो 4 AMU आएगा। आगे बात समझ में? तो देखो यहाँ पे He सीधा सीधा बोला हुआ है तो 4 AMU। अब आप यहाँ पे देखो नीचे वाले में 4 ग्राम बोला हुआ, तो यानी 4 ग्राम द्रव्यमान आ जाएगा। फिर एलिमेंट और उसका एटॉमिक मास, ये सारे एलिमेंट का याद रखना है। फिर ग्राम परमाणु द्रव्यमान, यदि आपको पहले ग्राम आगे परमाणु लिखा हुआ हो तो सीधा सीधा अपने को क्या करना है? कुछ नहीं करना। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का ग्राम में बाहर निकालना है, ऑक्सीजन का ग्राम में बाहर निकालना है। इसी प्रकार AMU को किसके बराबर बोलते हैं? 1/12 कार्बन 12 के। इसी प्रकार आणविक द्रव्यमान हो तो कुछ नहीं करना, अणु का बाहर निकालना है, अणु का बाहर निकालना है। जैसे H2SO4 का अणु का भार कितना होगा? 98 ग्राम आएगा। अणु भार आपने देख लिया, अलग अलग परमाणु के भार का योग क्या होगा? अणु भार होता है। वास्तविक द्रव्यमान जो AMU में आएगा उसको यदि ग्राम में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो उसका वास्तविक द्रव्यमान आएगा। तो एक अणु का आएगा, वो 1 ग्राम अणु का नहीं आएगा, वो ओनली एक अणु का ग्राम में द्रव्यमान। 2 लैंग्वेज है, देखो यहाँ पे 2 लैंग्वेज बनेगी क्वेश्चन की। एक अणु का बात बोल दिया जाए तो AMU में, 1 ग्राम अणु का बात की जाए तो ग्राम में इसका भार आएगा। जैसे ऑक्सीजन का 1 अणु बोला जाए तो 32 AMU आएगा। ऑक्सीजन का 1 ग्राम अणु का द्रव्यमान कितना होगा? तो 32 ग्राम आएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपको। O2 का 1 अणु का द्रव्यमान ग्राम में है, कैसे क्वेश्चन पूछेगा? एग्जांपल, O2 के 1 अणु का ग्राम में द्रव्यमान है, ग्राम में द्रव्यमान है, तो इसका क्या आप सीधा 32 ग्राम कर दोगे? नहीं, इसमें 1 अणु बोला हुआ है। 1 अणु का मतलब O2 का 1 अणु किसके बराबर होगा? 32 AMU। और 32 AMU को ग्राम में कन्वर्ट करो, 32 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, तो ये इसका आंसर आएगा, 1 अणु का ग्राम में द्रव्यमान। और यदि ये क्वेश्चन आ जाता O2 का 1 ग्राम अणु का द्रव्यमान है, O2 का 1 ग्राम अणु का, तो उसका आंसर क्या आएगा? 32 ग्राम। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया यदि अणु और ग्राम में क्या फर्क है, अणु और ग्राम अणु में क्या फर्क है। ठीक है, फिर आते परमाणुकता, एटमोसिटी, ये हमने निकाल ली। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे मोल के बारे में, कि मोल क्या होता है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वह यही होता है, मोल। तो मोल के बारे में बात करेंगे। अगला टॉपिक अपना क्या रहेगा? मोल। लिखो भाई, मोल। मोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इसको समझने के लिए ऊपर वाली चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि मोल में ही सारी चीजें ये कवर हो जाएगी अपनी। तो मोल वाली वीडियो अपन बनाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपना समझाएंगे आपको मोल के बारे में। थोड़ा सा आप चलो एक बार ये इसी वीडियो में अपने लिख देते हैं कि मोल क्या होता है, फिर मोल के क्या सूत्र है। उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो है वो उसमें बताएंगे आपको मोल के बारे में, कि मोल के क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो देखो मोल के बारे में, मोल आपको कुछ नहीं है, आपको किसी भी पदार्थ में अणु, परमाणु
या आयंस, इनकी संख्या को व्यक्त करने के लिए अपन को मोल पता होना चाहिए। अपन बोलते हैं मोल, मोल मतलब उसके अणु बताएगा, उसमें परमाणु बताएगा, या उसमें आयन बताएगा, इलेक्ट्रॉन बताएगा, प्रोटॉन बताएगा, न्यूट्रॉन, सारी चीजें यदि व्यक्त करने चाहिए तो उसके लिए हमें मोल का पता होना आवश्यक है। आगे बात समझ में? तो मोल क्या होगा भाई? तो लिखो इसमें मोल पदार्थ में, मोल पदार्थ में उपस्थित अणु, परमाणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, आवेश, आवेश को मापने की इकाई होती है, को मापने की इकाई होती है। ठीक है। आप सीधा नहीं कह सकते इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, आपके लिए उसके लिए पहले आपको मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अणु, परमाणु, आयन, जो भी अपने पदार्थ के अंदर उपस्थित है उसको मापने की इकाई क्या होगा? मोल होगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखो मोल का फॉर्मूला, मोल, मोल को एन से व्यक्त करते हैं। मोल को किससे व्यक्त करते हैं? एन से। और मोल का फॉर्मूला क्या होगा? पदार्थ का बार, बार किसमें? ग्राम में, डिवाइड बाय क्या आएगा? पदार्थ का अणुभार, डिवाइड बाय क्या आएगा? पदार्थ का अणुभार, या पदार्थ का परमाणु भार, या पदार्थ का परमाणु भार। ठीक है। यानी इसको क्या बोलते हैं? ग्राम अणुभार बोल सकते हैं, GMM, या फिर इसको क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास बोल सकते हैं, GAM। मैंने आपको दोनों बता चुका हूं मैं, ग्राम अणुभार क्या होता है, ग्राम परमाणु भार क्या होता है। ठीक है। आगे देखो, एक बार फॉर्मूले लिख लेते हैं, उसके बाद देखना 2 नंबर मोल को। दूसरा होता है मोल की संख्या, मोल की संख्या n के बराबर है। ये इसको कैसे निकाल सकते हैं? तो गैस का आयतन, इसको दोबारा ऐसे भी निकाल सकते हैं, गैस का आयतन, गैस का आयतन किस में? लीटर में। तो वॉल्यूम ऑफ गैस किस में? लीटर में, डिवाइड बाई 22.4, डिवाइड बाई 22.4। ठीक है। जो ये वॉल्यूम आएगा वो NTP या STP पर गैस का आयतन होगा, पर गैस का आयतन है। NTP या STP पर क्या होगा? गैस का आयतन होगा। STP का मतलब होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, NTP का मतलब होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो NTP होता है वो रूम टेम्परेचर पे होते हैं, और स्टैंडर्ड का मतलब NTP मतलब नॉर्मल टेम्परेचर वाला, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मतलब 0 डिग्री टेम्परेचर और 1 ATM दाब। देखो आप यहाँ पे NTP लिख लो, आपको कंडीशन पूछ सकता है NTP की क्या कंडीशन होती है? तो 25 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, 1 ATM होना चाहिए दाब। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का क्या होगा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और 1 ATM प्रेशर होगा। आगे बात समझ में? बिल्कुल। फिर तीसरा देखो, तीसरा देखो मोलों की संख्या, मोलों की संख्या यानी n बराबर क्या होगा? n बट्टा Na, यानी परमाणु या अणु की संख्या, परमाणु या अणु की संख्या कैपिटल N डिवाइड बाई क्या होगा? डिवाइड बाई Na, डिवाइड बाई क्या आएगा? Na। ठीक है। Na की वैल्यू आपको पता ही होती है, Na बराबर क्या होगा? 6.23 इंटू 10⁻23 परमाणु। आगे बात समझ में क्या? बिल्कुल। तो ये 3 फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, ग्राम में बार बटा अणु बार, फिर गैस का आयतन बटा 22.4, फिर मोलों का आयतन, मोलों की संख्या परमाणु का या अणु की संख्या डिवाइड बाई Na। यदि आपको आयतन हमें पता है, यदि लीटर बराबर क्या होता है? 1000 ml। यदि ml में आपको दिया हुआ हो तो पहले आपको लीटर में कन्वर्ट करना है, किसके द्वारा? 1 लीटर बराबर 1000 ml होएगा। आगे बात समझ में क्या? देखो इसके बाद अपने 1-2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद दूसरी थ्योरी लिखेंगे। क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल देखो, 56 ग्राम
56 ग्राम नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का एसटीपी पर, 56 ग्राम नाइट्रोजन का एसटीपी पर आयतन तथा मोल ज्ञात कीजिए, मोल ज्ञात कीजिए। तो इसका हो गया सॉल्यूशन। देखो कैसे, मोल की संख्या क्या आएगी भाई, मोल की संख्या n, ये क्या दिया हुआ है, भार दिया हुआ है, तो भार बट्टा क्या आएगा, अणु भार। सीधा सीधा सबसे सिंपल तरीका यही होगा, भार बट्टा अणु भार। जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 56 ग्राम, डिवाइड बाई, देखो नाइट्रोजन क्या आएगा, नाइट्रोजन का कितना बार आएगा, एक नाइट्रोजन 14, यहाँ पे 14 इंटू 2 यानी 28 आएगा। ये किस में आएगा, 28 ग्राम में आएगा। तो ये 28 ग्राम आ गया। कितना आ जाएगा, इसको काटोगे आप तो 2 आ जाएगा। तो अब मोल की संख्या कितनी आएगी, 2 मोल आएगा। कैसे आएगा सर, बार कितना दिया हुआ, 56, हमें पता है नाइट्रोजन N2 का मतलब होता है N2 का मोलर बार या N2 का द्रव्यमान, N2 का अणुभार। अणुभार कैसे निकालोगे, 2 इंटू नाइट्रोजन का परमाणु भार, परमाणु भार 2 इंटू एक नाइट्रोजन परमाणु भार कितना होता है, 14, तो किस में आएगा, ग्राम में आएगा, तो ये आ जाएगा 28 ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, तो मोलों की संख्या, मोल की संख्या आ गई, मोलों की संख्या कितनी आ गई, 2। तो देखो मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, दूसरा फॉर्मूला लगाओ, मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, आयतन किस में आना चाहिए, लीटर में, अपॉन क्या आएगा नीचे, 22.4। मोल की संख्या कितनी आ गई, 2, आयतन हमें पूछा हुआ है, आयतन हमने निकाल लेंगे वी लीटर, अपॉन 22.4, तो आयतन कितना आ जाएगा, आयतन वी लीटर में कितना आ जाएगा, 22.4 इंटू 2 यानी 44.8 लीटर। क्या ये बात समझ में आ गई क्या, बिल्कुल। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, आयतन कितना आएगा, 44.8 लीटर और मोल कितने आएंगे, मोल आएंगे 2। ठीक है, आगे देखो और क्वेश्चन देखो। इसमें क्या है, जितनी ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी चीजें समझ में आएगी। ठीक है, एसटीपी पर, एसटीपी पर O3 के 0.2 मोल का आयतन, आयतन तथा द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले O3 का अणुभार निकाला करो, O3 का अणुभार। देखो सर एक ऑक्सीजन O3 है वो 3 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, तो 3 इंटू ऑक्सीजन का परमाणु भार। देखो 3 इंटू ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है एक का, तो सर 16 होता है, 16 ग्राम में होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 64 ग्राम आ जाएगा। क्या ये बात सही है क्या आपके, ये बात समझ में आ गई क्या, बिल्कुल सर। 16 16 3 48, सॉरी 64 नहीं 48 ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल। आगे देखो मोल बराबर क्या होगा, मोल बराबर भार किस में, ग्राम में, बट्टा अणुभार किस में, ग्राम में, ये निकालेंगे। भार कितना है, ये रहा 0.2 मोल दिया हुआ है सर, ये रहा 0.2। हमें क्या निकालना है, इसका द्रव्यमान निकालना है, बिल्कुल सर निकाल देंगे। ऊपर वाला द्रव्यमान ही होगा, ये लो सर द्रव्यमान यानी भार किसमें, ग्राम में, बट्टा अणुभार कितना है सर, 48 है। तो देखो भार क्या आ जाएगा, भार ग्राम में आ जाएगा 0.2 इंटू 48, तो ये 9.6 ग्राम, कितना आ जाएगा, 9.6 ग्राम, 9.6 ग्राम। आगे देखो क्या पूछा हुआ, आगे आयतन पूछा हुआ है, आयतन, आयतन देखो बी नंबर, आयतन। मोल बराबर क्या होगा सर, मोल बराबर होता है आयतन किस में, लीटर में, बट्टा क्या आएगा, 22.4। मोल कितने दिए हुए, 0.2 मोल दिए हुए। आयतन हमें पूछा हुआ है सर, बिल्कुल किसमें, लीटर में, अपॉन 22.4, तो आयतन की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी लीटर में, 0.2 इंटू 22.4। सर इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4.48 लीटर। आगे बात समझ में क्या, बिल्कुल। आगे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आगे देखो अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन के
ऑक्सीजन यानी O2 के 1/2 ग्राम अणु, 1/2 ग्राम अणु में ज्ञात कीजिए, फर्स्ट ऑप्शन एक ज्ञात कीजिए द्रव्यमान, दूसरी चीज ज्ञात करनी है आपको अणुओं की संख्या, तीसरी चीज आपको ज्ञात करनी है एसटीपी पर आयतन, और चौथी चीज आपको ज्ञात करनी है ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या। देखो कैसे करोगे। आपको दिया हुआ 1/2 ऑक्सीजन O2 का भार कितना दिया हुआ है 1/2 ग्राम परमाणु, ग्राम अणु। 1/2 ग्राम अणु का मतलब क्या होता है अभी 1/2 मोल, मैंने आपको लिखा है 1/2 ग्राम अणु, यहां पे देखो ये रहा 1 ग्राम अणु यानी 1 मोल अणु, ठीक है। ग्राम अणु को जगह अपने क्या लिखेंगे मोल, तो देखो 1/2 1 ग्राम अणु का मतलब 1/2 मोल। आगे बात समझे, तो ऑक्सीजन का मोल आ गया, अपने ऑक्सीजन का मोल पता चल गया। आपको यहाँ पे ऑक्सीजन का भार ना लिख के सीधे ऐसे लिखो आप, दिया है क्या दिया भी, दिया है ऑक्सीजन के O2 के 1/2 ग्राम अणु, और ग्राम अणु की जगह क्या आएगा मोल आएगा, तो यानी O2 के 1/2 मोल, ठीक है। तो मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी, मोल की संख्या या मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी 1/2, 1/2 या 0.5, ठीक है। तो देखो मोल बराबर क्या होगा, मोल बराबर भार बटा अणुभार, भार बटा अणुभार। भार क्या आ जाएगा, भार बराबर क्या आ जाएगा मोल इंटू अणुभार, मोल इंटू अणुभार। मोल कितने 0.5 इंटू अणुभार कितने सर O2 का अणुभार कितना होगा सर, O2 किससे मिलकर बना हुआ है 2 इंटू ऑक्सीजन से, 2 इंटू 16 यानी 32 आ जाएगा। अणुभार कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1.5 यानी 1/2 इंटू 32 यानी 16। तो इसके क्या आ जाएगा भार कितना आ जाएगा 16, तो ये भार आ जाएगा। तो सबसे पहले जो द्रव्यमान, भार का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना आ जाएगा 16 ग्राम आ जाएगा। फिर बी ऑप्शन देखो, n बराबर कितना है 1/2 मोल है, 1/2 मोल है। अब मुझे ये पता है इसका क्या होता है अणुओं की संख्या n/Na भी तो लिख सकते हैं। मोल की संख्या क्या निकालते हैं n/Na। तो देखो ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या, ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या, ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या कैसे निकालोगे आप, तो 1/2 मोल इंटू Na। देखो इस n को निकालने तो मैं Na को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ बिल्कुल। तो ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या 1/2 मोल इंटू Na, 1/2 इंटू Na की वैल्यू Na पड़े रहने दो, तो Na/2 आ जाएगा। तो ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या कितनी आ जाएगी Na/2। अब मुझे ये पता है एक ऑक्सीजन की में परमाणु की संख्या कितनी है 2 परमाणु है, यानी एक अणु में, एक अणु O2 में 2 परमाणु है, 2 परमाणु है। अतः एक Na अणु में, Na/2 अणु में, Na/2 अणु में परमाणु की संख्या कितनी आएगी, परमाणु की संख्या बराबर 2 इंटू 2 परमाणु है तो 2 इंटू Na/2 यानी Na परमाणु आ जाएगा। कहने का मतलब कुछ नहीं है O2 है, इस O2 में अणु कितने हैं सर Na/2 है, तो परमाणु तो ऑलरेडी इसमें क्या है पहले से 2 परमाणु है, इंटू अणु कितने Na/2 यानी Na परमाणु इसमें उपस्थित है। आगे बात समझ में, तो आप यानी 2 और 3 एक साथ निकाल लिया, 2 और 4। देखो 2 में क्या पूछा हुआ है अणुओं की संख्या, और 4 में क्या पूछा हुआ है परमाणुओं की संख्या। मुझे ये पता है कि अणुओं की संख्या, जो परमाणु की संख्या है ऑक्सीजन में वो क्या होगी 2 इंटू अणुओं की संख्या होगी, क्योंकि O2 है 2 इंटू अणु की संख्या होगी। तो परमाणु क्या होगा Na/2 है, तो अणु कितने Na/2, तो परमाणु कितने होंगे इसका दुगुना होगा, Na परमाणु होंगे। फिर देखो 4 नंबर, आगे देखो 3 नंबर क्या पूछा हुआ है एसटीपी पर आयतन। तो देखो n बराबर होता है आयतन
किसमें, लीटर में बट्टा 22.4। तो जो वॉल्यूम ऑफ लीटर क्या आएगा, n इंटू 22.4। n की वैल्यू कितनी है, 0.5 इंटू 22.4, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 11.2 लीटर। क्या टफ है क्या, बताओ भाई, क्या टफ है क्या? आपको बस ये याद होना चाहिए, ग्राम अणु को क्या बोलते हैं आप, मोल बोलते हैं। ग्राम अणु को क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। बस सीधा सीधा इतना पता होना चाहिए। तो ऑक्सीजन का मोल कितने होंगे, 0.5। मोल से बार बट्टा अणु बार, तो बाहर निकाल लिया। फिर ऑक्सीजन अणुओं की संख्या बट्टा Na, तो Na बट्टा 2 हो गया। मुझे पता है एक अणु में 2 परमाणु है, तो 2 परमाणु है, तो Na बट्टा 2 अणुओं में ये दो इतने अणु है। Na बटा 2 अणु में कितने परमाणु होंगे सर, इसका दुगुना हो जाएगा, तो Na परमाणु हो जाएगा। फिर आयतन निकाल लिया। फिर देखो एक क्वेश्चन करो आप, एक क्वेश्चन और करो एग्जांपल। एक त्रिपरमाणुवीय, कितनी, त्रिपरमाणुवीय, एक त्रिपरमाणुवीय गैस के 0.1 मोल में परमाणुओं की संख्या क्या होगी, परमाणुओं की संख्या क्या होगी। आपको दिया हुआ है Na बराबर 6.02 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। ए ऑप्शन 1.8 इंटू 10⁻22, बी ऑप्शन 6.026 इंटू 10⁻22, सी ऑप्शन 1.806 इंटू 10⁻23 और डी ऑप्शन 3.6 इंटू 10⁻23। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखो सॉल्यूशन, एक कितना दिया हुआ है, त्रिपरमाणुवीय गैस। त्रिपरमाणुवीय गैस का मतलब 3 परमाणु से मिलकर बनी हुई है, 3 परमाणु, त्रिपरमाणुवीय, त्रिपरमाणुवीय का मतलब 3 परमाणु से मिलकर बना, 3 परमाणु से मिलकर बनी हुई है, मिलकर बनी हुई है। आगे बात समझ में, बिल्कुल। तो देखो मोल बराबर क्या होगा सर, मोल की संख्या क्या होगी, n बट्टा Na। ये तो किसके लिए होगा, अणु के लिए, अणु का मोल। तो देखो अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या किसके बराबर आ जाएगी, मोल इंटू Na। मोल कितना दिया हुआ है, 0.1 इंटू Na। ठीक है, क्योंकि एक अणु कितने परमाणु से मिलकर बना हुआ है, 3 परमाणु से, 3 परमाणु से। तो परमाणुओं की संख्या क्या आ जाएगी, परमाणुओं की संख्या बराबर आ जाएगी 3 इंटू अणुओं की संख्या। आ रही है बात समझ में। सबसे पहले अणु निकालना होता है, सबसे पहले कुछ नहीं करना, अणु निकालना है। अणु आपका, अणु के मोल आगे, अणुओं की संख्या आगे, तो 3 इंटू अणुओं की संख्या कितनी है, 0.1 Na, यानी 0.3 Na के बराबर आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू सोल्व करो, 0.3 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, तो देखो ये कितने आ जाएगी, 18, 18 होता है तो 1.8 आ जाएगा, 1.806 इंटू 10⁻23, 1.806 इंटू 10⁻23 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1.806 इंटू 10⁻23। कौन सा आंसर है भाई, 1.806 इंटू 10⁻23। आगे बात समझ में, बिल्कुल। एक त्रिपरमाणुवीय गैस है, इसका मतलब ये है कि एक अणु है वो 3 परमाणु से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले अणुओं की संख्या निकाला करो। आप अणुओं की संख्या किससे निकालोगे, n बट्टा Na से। n बट्टा Na से अणुओं की संख्या आ जाएगी। एक अणु 3 परमाणु से मिलकर बना हुआ है, तो परमाणुओं की संख्या 3 इंटू अणुओं की संख्या, और 3 इंटू अणुओं की संख्या सोल्व करने के बाद में आंसर आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई, ये चीजें आपको ऐसे लगी रही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरे हिसाब से आप आराम से मोल निकालना सीख चुके हो। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करवा देते हैं ताकि आपके डाउट और क्लियर हो जाए। तो देखो एक दो क्वेश्चन और करवाते हैं। अब देखो, निम्न में से मोलों की संख्या ज्ञात करो। निम्न में मोलों की संख्या ज्ञात करो, मोलों की संख्या ज्ञात करो। फर्स्ट ऑप्शन आ गया 36 ग्राम
जल। ठीक है। बी में आपको निकालना है 5.6 लीटर ऑक्सीजन गैस। ठीक है। सी ऑप्शन एसटीपी। सी ऑप्शन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 CH4 अणु। डी ऑप्शन 30 ग्राम 30 ग्राम ग्लूकोज 30 ग्राम ग्लूकोज। और ई ऑप्शन 54 ml H2O के मोल। ये 5 के अपने को मोल निकालने हैं। तो देखो सॉल्यूशन करो इसका। सबसे पहले ए ऑप्शन 36 ग्राम जल, तो मोल बराबर क्या आएगा, भार बटा अणुभार। भार बटा अणुभार। किसकी बात कर रहे हैं हम, जल की। जल का मतलब होता है H2O। जल का मतलब क्या होता है, H2O। H2O का मतलब हो गया 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन का भार। 2 इंटू इसका भार 1 होगा, ऑक्सीजन का भार 16 होगा, इन इसका अणुभार कितना होगा 18। तो H2O का अणुभार कितना हो गया 18। तो देखो भार कितना दिया हुआ है 36 ग्राम दिया हुआ है, बटा अणुभार कितना दिया हुआ है 18 ग्राम दिया हुआ है। तो मोल कितने आगे, 2 मोल आगे। मोल कितने आगे, 2 मोल आगे। आगे देखो बी ऑप्शन। फिर दूसरा क्या दिया हुआ है, 5.6 लीटर O2 गैस। तो देखो मोल, मोल बराबर क्या होगा, आयतन किसमें, लीटर में, अपॉन 22.4। तो देखो आयतन किसके बराबर है, 5.6 लीटर बटा 22.4। ये भी लीटर में होना चाहिए, तो लीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5.6 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/4 मोल आ जाएगी। आगे बात समझ में। फिर देखो तीसरा क्या दिया हुआ है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्या दिया हुआ है, सॉरी 22 है ना, 10 की पावर 23 दिया हुआ है, या इसकी जगह 10 की पावर 22 लगाओ आप। 10 की पावर 22 लगाओ, तो यह आ जाएगा 10 की पावर 22 में मोल CH4 अणु के मोल। तो मोल क्या आ जाएगा, मोल बराबर देखो N बटा N ये होता है, N कितना दिया हुआ है, ये रहा सर 6.022 इंटू 10 की पावर 22 बटा N की वैल्यू कितनी होती है 6.22 इंटू 10 की पावर 23। इसको सोल्व करोगे सर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये काटेगा तो 10 से कटेगा, यानी 1/10 यानी 0.1 मोल। आगे बात समझ में, बिल्कुल। आगे देखो डी ऑप्शन, 30 ग्राम ग्लूकोज। अब देखो ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6। तो ग्लूकोज का अणुभार क्या आएगा, 6 इंटू कार्बन का अणुभार प्लस 12 इंटू 1 हाइड्रोजन का प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन का परमाणु भार। तो देखो 6 इंटू 12 प्लस 12 प्लस 6 इंटू 16, इसको सोल्व करोगे आप तो 180 ग्राम में आ जाएगा। ये किसका है, C6H12O6 का अणुभार है। ठीक है। तो मोल, मोल बराबर क्या होगा, भार बटा अणुभार। भार कितना दिया हुआ है 30 ग्राम, अणुभार कितना दिया हुआ है 180, क्या आ जाएगा 1/6 मोल आ जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। अगला ऑप्शन देखो 54 ml H2O के मोल। ई ऑप्शन 54 ml H2O के मोल, 54 ml H2O के मोल। ठीक है, ml। अब देखो मुझे ये पता है n बराबर क्या होता है, v लीटर में आना चाहिए अपॉन 22.4। यदि लीटर में नहीं हो तो पहले सबसे पहले ml को लीटर में कन्वर्ट करो। 54 ml का मतलब हो गया 54/1000 लीटर। ये किस में आएगा, लीटर में आएगा। क्या ये बात सही है क्या, तो कितना आना चाहिए 54/1000 इंटू 22.4, यानी 54/22,400। ये मोल आने चाहिए, ये नहीं आएंगे, इसका लगा लो आप क्रॉस। क्यों नहीं आएंगे, तो देखो H2O में डेंसिटी कितनी होती है, 1 होती है। H2O की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml होती है। डेंसिटी बराबर क्या होगा सर, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। इसकी डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर ml। हमें क्या निकालना है सर, इसका द्रव्यमान निकालना है बटा आयतन। तो इसका मतलब द्रव्यमान किसके बराबर आ जाएगा सर, द्रव्यमान आ जाएगा आयतन के बराबर।
द्रव्यमान किसके बराबर आ जाएगा? आयतन के बराबर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी H2O दिया हुआ हो तो उसका द्रव्यमान हमेशा उसके आयतन के बराबर होगा। आयतन कितना है? 54 ml। तो द्रव्यमान कितना आ जाएगा इसका? सर द्रव्यमान आ जाएगा 54 ग्राम। अब देखो मोल निकालो भाई, अब मोल निकालो। तो मोल बराबर क्या होगा सर? द्रव्यमान बट्टा अणुभार। द्रव्यमान कितना है? 54 बट्टा H2O का अणुभार कितना होगा? H2O का अणुभार होगा 18 बटा 18 यानी 3 मोल। कितने मोल आ जाएंगे? 3 मोल। ये एकदम सही तरीका है। जब भी H2O दिया हो तो H2O में हमेशा हमें पता है कि उसी H2O की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। क्या होती है भाई? 1 ग्राम पर ml होती है। इसी की वजह से द्रव्यमान और आयतन हमेशा बराबर आएगा। द्रव्यमान ग्राम में आएगा और आयतन ml में बराबर आएगा। ठीक है। फिर द्रव्यमान 54 ग्राम दिया हुआ है, मतलब आयतन दिया हुआ है, इसका मतलब द्रव्यमान 54 ग्राम होगा। फिर 54 ग्राम यदि द्रव्यमान है तो मोल आप कितने हो गए? 3 मोल आएंगे। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया कि जब भी आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि जब भी आपको H2O के मोल यदि ml में दिया हुआ हो तो आप क्या करोगे? आप द्रव्यमान निकाला करो, उस द्रव्यमान से मोल निकाला करो। ठीक है। क्या ये बात आपकी समझ में आई? क्या कि जब भी H2O में आपका आयतन दिया हुआ हो तो उस आयतन को द्रव्यमान मानना है और उसके बाद मोलों की संख्या निकालना है। क्योंकि H2O के केस में डेंसिटी होती है, वो उसकी वैल्यू 1 होती है। डेंसिटी बोल रहे तो घनत्व तो उसका क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। आगे देखो, एक क्वेश्चन और करो, एक क्वेश्चन और करो। 49 ग्राम H2SO4 में 49 ग्राम H2SO4 में ऑक्सीजन परमाणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या तथा कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। तो देखो सॉल्यूशन क्या दिया हुआ अभी अपने को? ग्राम में भार दिया हुआ है। भार कितना दिया हुआ है? 49 ग्राम। H2SO4 का अणुभार कितना होगा भाई? अणुभार होगा सर 2 हाइड्रोजन का हो गया, सल्फर का 32 हो गया, प्लस 4 × 16 यानी 64 प्लस 32 प्लस 2, इसका कितना आता है? 98 ग्राम आता है। तो मोल निकालो। मोल क्या आएगा? भार बटा अणुभार। क्या आएगा भाई? भार बटा अणुभार। भार कितना दिया हुआ? 49 बटा अणुभार कितना दिया हुआ है? 98। मोल कितने आ गए? 1/2 मोल आ गए। क्या यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर? फिर चूंकि हमें पता है कि मोल बराबर क्या होगा? परमाणु या अणुओं की संख्या बटा Na। अणुओं की संख्या बटा Na। हमेशा ऊपर अणुओं की आएगा। जब भी यदि एक परमाणु या अणु आए, हमेशा आप याद रखना ऊपर हमेशा अणुओं की संख्या आएगा। तो अणुओं की संख्या, आप परमाणुओं की संख्या डायरेक्ट नहीं लिखना है आपने को। तो अणुओं की संख्या क्या आएगी सर? अणुओं की संख्या आएगी मोल इंटू Na। मोल कितने हैं? 1/2 इंटू Na, यानी Na/2 आ जाएंगे। किसकी संख्या आ जाएगी? अणुओं की संख्या आ जाएगी। किसकी संख्या है? अणुओं की संख्या। तो हमें क्या पूछा हुआ है? अब देखो परमाणुओं की संख्या पूछा हुआ है। तो देखो H2SO4 में कुल परमाणु कितने आएंगे? H2SO4 अणु में कुल परमाणु कितने आएंगे? तो ये आएंगे सर 2 हाइड्रोजन के, 1 सल्फर के, 4 ऑक्सीजन के, टोटल हो गए 7 परमाणु। तो परमाणुओं की संख्या देखो, परमाणुओं की संख्या क्या आ जाएगी? 7 इंटू अणुओं की संख्या, 7 इंटू अणुओं की संख्या। तो 7 अणुओं की संख्या कितनी है? Na/2, यानी 7/2 Na आ जाएगा। ठीक है। अब देखो ये H2SO4 है, इसको आप तोड़ोगे, 2 हाइड्रोजन में टूटेगा, 1 सल्फर में टूटेगा, 4 ऑक्सीजन में टूटेगा। तो इसका मतलब ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 4 है सर। तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी आएगी? 4 इंटू अणुओं की संख्या। 4 इंटू अणुओं की संख्या कितनी है? Na/2, यानी 2 Na आएगा। आगे बात समझ में क्या? H2SO4 को आप तोड़ोगे तो ये टोटल परमाणु 7,
ऑक्सीजन के परमाणु 4, इसलिए टोटल परमाणु में 7 से मल्टीप्लाई करना है, जबकि ऑक्सीजन के परमाणु में सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया से। आगे देखो एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 ग्राम CH4 में 4 ग्राम CH4 में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो, कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो भाई सॉल्यूशन, 4 ग्राम CH4 में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले मोल निकालो। आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आए मोल निकाला करो। मोल क्या आएगा, भार बटा अणु भार आएगा, भार बटा अणु भार। भार कितना है, 4 बटा CH4 का अणु भार कितना आएगा सर, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन है, 4 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा, 16। तो 4 बटा 16 यानी 1 बटा 4, ये क्या आ जाएंगे, मोल आ जाएंगे। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि इलेक्ट्रॉन CH4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। अभी कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में इलेक्ट्रॉन प्लस 4 हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन। कार्बन में इलेक्ट्रॉन से 6 होते हैं प्लस 4 हाइड्रोजन में देखो 1H1 है, इलेक्ट्रॉन इसके बराबर होता है। परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, जब कोई चार्ज नहीं हो तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी। तो देखो 6 कार्बन 12, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो यानी 4 × 1, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर आएगी, 10 × हमेशा मोल की संख्या बराबर आएगी, 10 × मोलों की संख्या। ठीक है, अब देखो एक बार और, एक सेकंड रुको, एक सेकंड। इसमें पहले आप इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल ली, अच्छी बात। अब देखो मोल हमें पता है 1/4 है, तो मोल बराबर क्या आएगा, N/Na। तो N बराबर क्या आ जाएगा, मोल इंटू Na। मोल कितना है, 1/4 Na आ जाएगा। ये मोल, ये N किस में बताएगा, ये N किसको बताएगा, ये सर परमाणु या अणु को बताएगा, अणुओं की संख्या को बताएगा, अणुओं की संख्या। अब चूंकि एक CH4 अणु में 10 इलेक्ट्रॉन है, अतः 1/4 Na CH4 अणु में इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 10 × Na/4 आ जाएंगे, यानी 2.5 Na इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्या ये बात आपकी समझ में आई क्या। देखो सबसे पहले मोल निकालो, 1/4 मोल आ गए। CH4 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें क्या है, ये तो CH4 में इलेक्ट्रॉन है, तो CH4 में पहले अणु निकालने पड़ेंगे, कितने अणु हैं, तो सर अणुओं की संख्या कितनी आएगी, 1/4 Na आएगी। तो एक CH4 में इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 1/4 Na CH4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, 2.5 Na इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब मोल की संख्या, मोल से हम क्या निकालोगे, अणुओं की संख्या इंटू इलेक्ट्रॉन, अणुओं की संख्या इंटू इलेक्ट्रॉन। तो सीधा सीधा इसमें डायरेक्ट क्या करना है अपने को, डायरेक्ट आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्या करना है, अणुओं की संख्या इंटू इलेक्ट्रॉन, इंटू कुल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये अपने डायरेक्ट अणु आ जाएंगे, एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। आगे देखो, फिर देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा आरपीएससी में खूब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो, किस में अणुओं की संख्या सर्वाधिक होगी, किस में परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक होगी। ऐसे क्वेश्चन अब आप आसानी से कर सकते हो। कैसे निकालो, देखिए सपोज करते हैं जैसे H2SO4 है, इसमें मान लेते हैं। ठीक है, यदि आपके इसके मोल दिए हो, तो जिसका मोल कम होगा, जैसे आपको 4 चीज दे दी H2SO4 ने, ऐसे दे दिया आपको, H2 दे दिया, O2 दे दिया, N2 दे दिया, इसके अलावा कोई भी जैसे H2O दे दिया, इसके मोल 0.25 है, इसके मोल 0.25 है, इसके मोल भी 0.25 है, और इसके मोल भी 0.25 है। और आपको पूछ लिया जाए किस में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी, परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी, मैक्सिमम पूछ लिया जाए, किसमें मैक्सिमम पूछ लिया जाए। तो देखो मोल सब में समान है, बिल्कुल। अब देखो इस एक अणु में परमाणु कितने हैं सर, 2 है, तो मोल की संख्या से मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल। इसमें भी कितने हैं, 2 है, इसमें भी कितने हैं, 2 है, इसमें कितने हैं, 3 है, तो परमाणु की संख्या अधिकतम किस में होगी, इसमें होगी। कहने का मतलब मोल की संख्या इंटू परमाणुओं की संख्या से निकालते हैं। डायरेक्ट आपको परमाणु नहीं देखने, मोल निकालना है, उसको परमाणु से मल्टीप्लाई करना है। आगे बात समझ में, एक क्वेश्चन तो ऐसा आ सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है,
कि पूछ लिएगा किस में अणुओं की संख्या अधिकतम है, अणुओं की संख्या अधिकतम है, ठीक है, H2O2N2H2O, ठीक है। इसके मोल दे दिए जाए आपको 0.5, इसका मोल दे दिया जाए 0.8, 0.4, 0.3। अब आपको पूछ लीजिए किस में अणुओं की संख्या मैक्सिमम है और मिनिमम, दोनों ही निकाल लेंगे। अणुओं की संख्या पूछा, क्या अणु में परमाणु मल्टीप्लाई होंगे? नहीं होंगे, तो सीधा सीधा जो मोल होंगे, जो मोल होंगे, जिसके मोल ज्यादा है उसका मतलब उसमें अणु ज्यादा है, जिसमें मोल ज्यादा है उसका मतलब उसमें अणुओं की संख्या ज्यादा है, अणुओं की संख्या ज्यादा है। मोल किसके ज्यादा है सर? इसके ज्यादा है, तो इसका मतलब O2 में क्या होंगे? अणुओं की संख्या अधिकतम होगी। और जिसके मोल कम है, जिसके मोल कम है उसमें अणुओं की संख्या कम है, यानी H2O में मोल कम है तो इसमें अणुओं की संख्या कम है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, किस में परमाणुओं की संख्या अधिकतम है, किस में अणुओं की संख्या अधिकतम है। उसके लिए निकालने का एक ही तरीका होता है, जब भी अणु बोल दिया जाए तो सीधा सीधा मोल निकाल लिया करो, क्योंकि मुझे यह पता है कि मोल बराबर क्या होगा? अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बट्टा Na, ये तो एक फिक्स रहेगा। तो अणुओं की संख्या किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी? अणुओं की संख्या ये प्रोपोर्शनल हो जाएगी मोल के, जिसका मोल ज्यादा होगा उसके अणुओं की संख्या अधिकतम होगा। लेकिन परमाणुओं की संख्या किसके बराबर होगा सर? परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, परमाणु की संख्या किसके बराबर होगा सर? अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या निकालेंगे पहले और इनटू एक अणु में परमाणुओं की संख्या निकालेंगे, एक अणु में परमाणु की संख्या निकालें। इसका मतलब ये तो ये किसके बराबर है? मोल के, तो मोल इनटू परमाणुओं की संख्या, यानी इसमें दोनों फैक्टर काम में लेंगे, मोल भी निकालना पड़ेगा आपको और परमाणु भी देखने पड़ेंगे। जबकि अणुओं में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखना है? मोल देखने हैं। तो परमाणु में क्या देखने हैं? मोल इंटू परमाणु। अणुओं में क्या देखना है? सिर्फ मोल देखने हैं। देखो इसको लिखते हैं एक बार, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो आप, ऐसे लिख लो, अणुओं की संख्या के लिए, अणुओं की संख्या के लिए डायरेक्ट मोल देखते हैं, डायरेक्ट मोल देखते हैं, यानी अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगी? मोल के। अणु बोले तो मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक होता है परमाणुओं की संख्या के लिए, परमाणुओं की संख्या के लिए, के लिए हम क्या देखेंगे? मोल के लिए मोल तथा एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या देखते हैं, उपस्थित परमाणुओं की संख्या देखते हैं, परमाणुओं की संख्या देखते हैं, संख्या देखते हैं। कहने का मतलब है परमाणुओं की संख्या प्रोपोर्शनल, परमाणुओं की संख्या प्रोपोर्शनल किसके आएगी? मोल इंटू एक परमाणु में अणु की संख्या, एक परमाणु में, सॉरी एक अणु में परमाणु की संख्या, एक अणु में, एक अणु में परमाणु की संख्या। आगे बात समझ में? बिल्कुल सर, इसके एग्जाम्पल कराओ, एग्जाम्पल भी करा देते हैं। एग्जाम्पल आपको सीधा सीधा एक बार तो ऐसे ऑप्शन दे दिए जाए, निम्न में से, निम्न में से किस में, निम्न में से किस में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या न्यूनतम है, न्यूनतम बोले तो मिनिमम है। तो देखो ए ऑप्शन दे दिया जाए 0.5 मोल HE, बी ऑप्शन दे दिया जाए 0.5 मोल H2, सी ऑप्शन 0.25 मोल CO2 और डी ऑप्शन बोल दिया जाए पॉइंट पॉइंट अणुओं की संख्या पूछा ना, हाँ, तो 0.5 मोल या फिर 0.1 मोल, 0.1 मोल H2O। तो देखो भाई, अणु की संख्या के लिए क्या चेक करते हैं? अणुओं की संख्या के लिए ओनली क्या चेक करते हैं? अणुओं की संख्या के लिए ओनली मोल चेक करते हैं, अणुओं की संख्या। आप, मैं तो बोल रहा हूं आप रट्टो मत, सीधे ये लिखा करो मोल, मोल बराबर आता है अणुओं की संख्या
अणुओं की संख्या बट्टा Na। तो अणुओं की संख्या किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी? अणुओं की संख्या किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी? Na के, सॉरी मोल के। किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी? मोल के। जिसके मोल ज़्यादा है उसकी अणुओं की संख्या ज़्यादा है, जिसके मोल कम है उसकी अणुओं की संख्या कम है। तो मोल किसके कम है? सर मोल तो सबसे कम किसके लग रहे हैं? मुझे तो फोर्थ ऑप्शन में लग रहे हैं। तो 0.1 मोल H2O ये सबसे मिनिमम मोल है, मिनिमम मोल है। अतः अतः इसमें अणुओं की संख्या न्यूनतम होगी, इसमें अणुओं की संख्या न्यूनतम होगी, अणुओं की संख्या न्यूनतम होगी। तो सबसे न्यूनतम किस में होगी? 0.1 मोल H2O में। इसी प्रकार यदि आपको अधिकतम पूछ लिया जाता है तो 0.5 मोल, चाहे आप HE ले लो चाहे आप H2 ले लो, चाहे 0.5 मोल H2, इन दोनों में क्या होगा? अणुओं की संख्या अधिकतम होगी, अणुओं की संख्या अधिकतम होगी, अधिकतम होगी। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया? बिल्कुल सर। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखो, निम्न में से किस में निम्न में से किस में अणुओं की संख्या निम्न में से किस में अणुओं की संख्या सर्वाधिक होगी? संख्या सर्वाधिक होगी। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन 0.18 ग्राम H2O, सेकंड ऑप्शन 16 ग्राम O2 गैस, थर्ड ऑप्शन 5.6 लीटर N2 गैस, और डी ऑप्शन 10 ग्राम CaCO3। सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट ऑप्शन मोलों की संख्या निकालो आप। मोल की संख्या क्या आएगा? 0.18 ग्राम अपॉन H2O का मोलिकुलर वेट कितना होगा? 18। इसको डिवाइड करोगे तो 0.01 मोल आएगा। कितने मोल? 0.01 मोल। दूसरे में देखो, मोल निकालो आप। मोल मोल कितने आएंगे? 16 ग्राम। किसकी बात कर रहे हैं? O2 गैस की। O2 गैस का मोलिकुलर वेट कितना होता है? 32। तो इसका मोल कितने आएंगे? 0.5 मोल आएगा। फिर देखो सी ऑप्शन, मोल निकालो आप। मोल किससे निकालते हैं? आयतन कितना? 5.6 बट्टा नीचे क्या आएगा? 22.4। दोनों लीटर में होने चाहिए, बिल्कुल से लीटर में दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1/4। 1/4 को बोले तो 0.25 मोल, 0.25 मोल। डी ऑप्शन देखो, आप मोल निकाला करो। देखो 10 ग्राम मोल, 10 ग्राम भार दिया हुआ है। CaCO3 का अणुभार, CaCO3 का अणुभार कितना होता है? 100 होता है, तो 10/100 यानी 0.1 मोल। तो सबसे अधिक मोल कौन से हैं? सर ये रहा, सबसे अधिक मोल कौन सा है? सेकंड वाला, ये सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक पूछा हुआ है, हमें क्या पूछा हुआ है? सर्वाधिक पूछा हुआ है। तो जिसकी मोल की संख्या हमें पता है, मोल की संख्या अधिकतम, मोल की संख्या मैक्सिमम होगी, उसमें क्या होगा? उसमें अणुओं की संख्या भी मैक्सिमम होगी, उसमें अणुओं की संख्या भी मैक्सिमम होगी, उसमें अणुओं की संख्या भी मैक्सिमम होगी। तो जिनमें मोल की संख्या मैक्सिमम है उसमें अणुओं की संख्या भी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे मोल अधिकतम है, इसका मतलब इसमें अणु भी अधिकतम हो गए। क्या इसके लिए अलग अलग चेक करेंगे कि सर ये 3 परमाणु से मिलकर बना हुआ है? नहीं, यदि परमाणु की बात करते फिर इसमें हम क्या चेक करते कि सर ये H2O 3 परमाणु से मिलकर बना हुआ है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते। फिर ये 2 से मिलकर बना हुआ है तो O2 2 से मिलकर बना, तो इस O2 को 2 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन हमें क्या पूछा हुआ है? अणु पूछा हुआ है। अणु के लिए हम किसी से चेक नहीं करते, ये तो मैंने आपको ऊपर बताया। देखो यहाँ पे अणु की जहां पे पूछ लिया जाए अणु, तो सीधा सीधा मोल निकालेंगे। परमाणु पूछ लिया जाए तो मोल भी निकालेंगे और उसमें से अणु में से परमाणु की संख्या को मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन और देखो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लगा लो इसकी इंपॉर्टेंट। निम्न में से किस में परमाणु की संख्या अधिकतम होगी? किस में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी? संख्या अधिकतम होगी। अब देखो भाई क्वेश्चन देखो, किस में परमाणु पूछा हुआ है? परमाणु, एक ऑप्शन 4 ग्राम H2, बी ऑप्शन 16 ग्राम O2, सी ऑप्शन 28 ग्राम N2 और डी ऑप्शन 18 ग्राम H2। तो देखो भाई सॉल्यूशन,
सबसे पहले ए में मोल की संख्या निकालो, मोलों की संख्या। तो मोल कितने आएंगे 4 इसका अनुभार कितना होता है हाइड्रोजन का 2, तो यानी 2 मोल आएंगे, 2 मोल। चूंकि हमें पता है एक H2 में परमाणु कितने हैं 2 है, तो कुल परमाणु की संख्या कितनी आएंगी, कुल परमाणुओं की संख्या ये आएगी 2 × 2 बराबर 4। देखो 2 मोल है इंटू 2। हालांकि इसके करने का तरीका ऐसा नहीं होता, तो होता ऐसे है, आप इसमें ऐसे निकाल लिया करो। मोल की संख्या आ गई, अब मोल बराबर क्या आएगा, मोल बराबर आएगा अणुओं की संख्या बटा Na। तो अणुओं की संख्या देखो, अणुओं की संख्या कितनी आएगी भाई, अणुओं की संख्या आ जाएगी सर मोल इंटू Na के बराबर। सर मोल कितने हैं 2 है, इंटू Na किसके बराबर आ जाएगा 2Na के बराबर आ जाएगा। चूंकि हमें पता है एक H2 अणु में परमाणु कितने हैं, H2 अणु में परमाणु कितने हैं 2 है, तो कुल परमाणुओं की संख्या कितनी आएगी, कुल परमाणुओं की संख्या आ जाएगी सर 2 × 2Na यानी 4Na के बराबर। अब देखो ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया हुआ, 16 ग्राम O2 में मोल कितने आएंगे सर, मोल आएंगे 16/32 यानी 1/2 मोल आ जाएंगे। ठीक है, मोल बराबर क्या होगा सर, मोल बराबर क्या होगा अणुओं की संख्या, मोल बराबर होगा अणुओं की संख्या बटा Na, यही तो होता है n/Na। तो अणुओं की संख्या क्या आ जाएगी, अणुओं की संख्या आ जाएगी सर मोल इंटू Na। मोल कितना है 1/2, Na यानी Na/2 आ जाएगा। क्योंकि हमें पता है एक O2 में परमाणु की संख्या कितनी है भाई, तो सर 2 है। अतः कुल परमाणुओं की संख्या तो 2 × मोलों की संख्या, 2 × अणुओं की संख्या, और अणुओं की संख्या कितनी है Na/2 यानी Na आ जाएगा। सी ऑप्शन क्या है भाई 28 ग्राम N2। तो देखो मोल निकालो, इसमें मोल आएंगे सर 28/28 यानी 1 मोल आ जाएगा। तो अणुओं की संख्या कितनी आ जाएगी सर, अणुओं की संख्या किसके बराबर होती है भाई, अणुओं की संख्या सर मोल इंटू Na के बराबर यानी 1 × Na के बराबर यानी Na। चूंकि एक N2 में परमाणु की संख्या कितनी होती है 2 होती है, एक N2 में परमाणु की संख्या कितनी होती है 2 होती है। अतः कुल परमाणु की संख्या कितनी आएगी भाई, कुल परमाणु की संख्या कितनी आएगी सर 2 × अणुओं की संख्या यानी Na, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 2Na के बराबर। फोर्थ ऑप्शन देखो भाई 18 ग्राम H2O, इसमें मोल निकालो भाई, मोल क्या होगा भार बटा अनुभार, 18/H2O का अनुभार कितना होगा 18 यानी 1 मोल आ जाएगा। ठीक है 1 मोल। तो अणुओं की संख्या निकालो आप, अणुओं की संख्या कैसे निकालोगे आप सर, अणुओं की संख्या होती है मोल की संख्या इंटू Na यानी 1 × Na। चूंकि एक अणु में परमाणु की संख्या निकालो, एक अणु में परमाणु की संख्या कितनी आएगी सर 3 आएगी, क्योंकि H2 है ना 3 से मिलकर बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन के हो गए और 1 ऑक्सीजन का परमाणु हो गया, तो टोटल 3 हो गए। अतः कुल परमाणुओं की संख्या कितनी आएगी भाई, कुल परमाणुओं की संख्या कितनी आएगी 3 × अणुओं की संख्या यानी Na, ये Na के बराबर है तो 3 Na बराबर आ जाएगा 3 है। तो देखो किसकी वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ से चेक करो। देखो यहाँ 4 Na शुरू में, फिर किसके बराबर आएगी, फिर Na के बराबर, फिर 2 Na के बराबर और फिर 3 Na के बराबर। तो कौन सी ज़्यादा होगी, 4 Na वाले ज़्यादा है, यानी फर्स्ट ऑप्शन सबसे ज़्यादा है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप सीधा सीधा निकाल लिया करो अणुओं की संख्या, फिर परमाणुओं की संख्या के लिए अणुओं की संख्या इंटू एक अणु में परमाणु की संख्या। ये तो मैं आपको इसलिए पूरा विस्तृत रूप में बता रहा हूँ, तब इतना बड़ा जा रहा है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। सीधा मोल निकालो सर, मोल निकालो, इसका 2 N अणुओं की संख्या कितनी होगी, मोल
इंटू Na यानी 2 Na हो गया। फिर इसमें परमाणु निकालो तो 2 से मल्टीप्लाई करो यानी 4 Na। फिर इसका 1/2 Na इंटू 2, ऐसे बिल्कुल शॉर्ट रूप में होता है ये। लेकिन आपको क्या डिटेल में करवाना पड़ रहा है, इसलिए आपको लग सकता है कि बहुत बड़ा हुआ है। एक लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में बताना। इसका आंसर आप मेरे को बताना। कल वाली क्लास में इसको डिस्कशन करूंगा। आप सभी साथी इसको मेरे को बताना ताकि मुझे ये पता चले कि आपके ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो, निम्न में से किसमें न्यूनतम संख्या में परमाणु है। फर्स्ट ऑप्शन 1 ग्राम Na, सेकंड ऑप्शन 1 ग्राम Mg, थर्ड ऑप्शन 1 ग्राम Hg, डी ऑप्शन 1 ग्राम कैल्शियम। इसका आंसर मेरे को आप बताना कमेंट में। एक क्वेश्चन और कर लो आप। निम्न में से न्यूनतम संख्या में अणु है। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन 4.4 ग्राम CO2, सेकंड ऑप्शन 3.4 ग्राम NH3, थर्ड ऑप्शन 1.6 ग्राम CH4 और फोर्थ ऑप्शन 3.2 ग्राम SO2। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। फिर एक लास्ट क्वेश्चन और, ये भी इंपॉर्टेंट है। 3.1 मिलीग्राम NO3 माइनस में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। आपको लेके चलना है Na की वैल्यू लेके चलनी है 6 × 10⁻23 लेके चलनी है। ऑप्शन नंबर 1 32, ऑप्शन नंबर बी 1.6 × 10⁻3, ऑप्शन नंबर 3 9.6 × 10⁻20, ऑप्शन नंबर डी 9.6 × 10⁻23। ये तीनों आंसर आप मेरे को कमेंट में बताना। बहुत इजी क्वेश्चन है, यदि आपके समझ में आ गए तो सारे इजी क्वेश्चन है, यदि समझ में नहीं आए तो हो सकता है आपको परेशान करे। ठीक है, इन सारों के क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर डिटेल में करवा रखा है। बहुत ही अच्छा सेशन रहा आज का। मुझे लग रहा है आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे यदि आपने ढंग से इस चीज़ को समझ लिया। एक एक डाउट आपके क्लियर हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट में बताना ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि आपके आ रहा है इसका मतलब तीनों क्वेश्चन सही होंगे। नीचे एग्जाम्पल नंबर 1, ऐसे एग्जाम्पल नंबर 2, फिर एग्जाम्पल नंबर 3। कमेंट में मेरे को बताना 1, 2, 3 के क्या आंसर होंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगला जो अपना टॉपिक है मोल कंसेप्ट में, उसमें अपने बात करेंगे प्रतिशतता, सरल सूत्र क्या होता है, अणु सूत्र क्या होता है, फॉर्मिकल एम्पिरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला, इससे क्वेश्चन आए। इस बार भी आया था सेकंड ग्रेड में, हो सकता है हर बार इसमें से लगभग क्वेश्चन आते ही हैं। तो आपको मोल वाला जो चैप्टर है इजी चैप्टर है और इसको ढंग से समझ के चलना है, सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता मोल में जो आपको परेशान करे, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि आपको पूरी चीज़ें समझ के चलनी है। तो प्लीज़ इसको बार बार रिवाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं उनको खुद किया करो। आप एक बार आपने नोट कर लिया, उसके बाद खुद रफ कॉपी में किया करो। रफ कॉपी में ये चेक किया करो कि मैं क्या सोच पा रहा हूँ क्या उस तक। यदि आप वहाँ तक सोच पा रहे हो इसका मतलब आप एकदम सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आरपीएससी में भी क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आप हमारे जो मोल कंसेप्ट का हमारा एग्जाम पेपर लगा था फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट का, उसमें लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हमने मोल के डाले थे। वो सारे क्वेश्चन आप मोल के करना। यदि वो क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं इसका मतलब आप एकदम सही पोजीशन में हो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।